हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम द मैक्स्ड आउट प्लेयर है। इस मानवा में अचानक से सारा रिकॉर्ड जो अब तक इंसानों ने कलेक्ट किया था, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आर्ट, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सब कुछ गायब हो जाता है। पहले बुक्स, फिर डिजिटल डेटा, रातों रात ये सब इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। और जब ये सोसाइटी खत्म होने के कगार पर थी, तब एक मसीहा आता है। ये मसीहा एक सिस्टम होता है जिसका कि नाम ज़्यूस होता है, और ये सिस्टम एक वर्चुअल रियलिटी गेम क्रिएट करता है जिसका कि नाम ओलंपस होता है। ये बस एक गेम नहीं होता है, इसमें से लोग सामान को रियलिटी में भी ला सकते थे, जिसके कारण ज़्यूस इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का कर्ता धर्ता हो जाता है। लोगों को अब रियलिटी और ओलंपस के बीच का फर्क नहीं पता चलता है। मतलब कि वो जो पतली सी लाइन थी जिससे कि वो लोग फर्क कर सकते थे कि वो अभी रियलिटी में है कि ओलंपस गेम में, अब लोग इसका पता नहीं लगा सकते। ये एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें से लोग 200 सालों से ओलंपस से अपना सामान रियलिटी में लाते हैं, जिससे कि ये समाज एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में फल फूल पाया है। लेकिन फिर भी आपको इस सिविलाइजेशन में वो लोग मिलेंगे जो अभी भी भेदभाव करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रियलिटी और ओलंपस दोनों में ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो तो भेदभाव लाएगा ही, जहाँ फिर से अमीर और गरीब बनते जा रहे। इस दुनिया में कोई भी गंदी चम्मच सोने की नहीं बन सकती। यहाँ ये कहने का मतलब है कि कोई भी अब इस दुनिया में टॉप में नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज़ुयुक, वो भी इन्हीं में से एक है। लेकिन ये सोसाइटी का लॉ इसे रोक नहीं सकती। ये 10 साल का भी नहीं था जब एक बूढ़ा आदमी उसको किडनैप करके उसको कड़ी ट्रेनिंग देता है ताकि वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन सके। और होता भी ऐसा ही है। वो बूढ़ा आदमी ज़ुयुक को इतना ट्रेनिंग देता है, वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं द मैक्स्ड आउट प्लेयर का चैप्टर 1। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 20 साल पहले जब ओलंपस ने इस दुनिया को बचाया था, तब इंसानों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वर्चुअल रियलिटी में आना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी को पढ़ाई पूरी करनी है तो वो वर्चुअल रियलिटी में आके पढ़ सकता है, जिसे कि ओलंपस एकेडमी कहते हैं। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका कि नाम आर्थर होता है और उसका लेवल 6 होता है। लेकिन इस बच्चे का असली नाम हैन ज़ुयोक होता है और आर्थर तो इसका प्लेयर नेम है ओलंपस गेम में। इसकी उम्र 6 साल की होती है। हमें बताया जाता है कि ग्रेजुएट करने के बाद लोगों को यही जॉब मिल जाती है, मतलब कि ओलंपस में ही, और वो लोग यही कमा के एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपना स्कूल जा रहा होता है और उसके पीछे एक पेड़ पर एक बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उस बच्चे की तरफ कूद जाता है। जब वो बच्चा उसके तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी बच्चे को किडनैप कर लिया है। वो कहता है कि मैंने आखिरकार एक टैलेंटेड बच्चा ढूंढ लिया, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो बच्चा डरते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या टैलेंट? तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनाऊंगा। ये बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो बच्चा सोचता है कि एक बूढ़ा एनपीसी ने उसको किडनैप कर लिया। अब हमें आर्थर की आवाज आती है। वो कहता है कि वो बूढ़ा आदमी साक्षात एक ताकत का अवतार है और उसने उसे जबरदस्ती अपना शिष्य बनाया और उसकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें कि अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग होता था। पहला उस घोड़े की तरह 12 घंटा खड़ा रहना पड़ता था और उसके मास्टर उसे केचुआ खिलाते थे, जो कि एक स्पेशल हेल्थ मेडिसिन था उस मास्टर के लिए, और फिर उसके पीछे बहुत सारा हाइना छोड़ देते। आर्थर अपने मास्टर से कहता है, क्या आपको पता है मास्टर कि अब तक का सबसे टॉप रैंकर लेवल 89 है? क्या ये कूल नहीं है? उसका मास्टर कहता है, आर्थर मेरे बच्चे, कोई आदमी अपने आप को रैंकर कैसे कह सकता है अगर वो लेवल 99 से नीचे है तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर का मास्टर आर्थर के ऊपर बैठा हुआ है और आर्थर पुशअप्स मार रहा है। अभी आर्थर की उम्र 16 साल है और वो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। आर्थर कहता है, लेकिन ऑफिशियली रैंक नंबर 1 तो वही है, उससे ऊपर अभी कोई नहीं है। तो वो मास्टर कहता है, और बच्चे, क्या तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग मास्टर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सिर्फ देखते हो। इस दुनिया में और भी चीज है जिसे कि रिवील नहीं किया गया है। आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये पागल फिर से अपनी बकवास शुरू कर दिया।
उसका मास्टर हंसते हुए कहता है, मेरे पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनाऊंगा। और आर्थर भी अजीब तरह से हंसता है और फिर कहता है, लेकिन फिर भी मास्टर, मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ और मेरे पास कोई आइटम भी नहीं है, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल भी है? जिस पर कि उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसके सर को बजाते हुए कहता है, चुप हो जाओ, तुम बस अपनी लेवल और स्टैट्स पर ध्यान दो। और कहता है कि ये वाली ट्रेनिंग सेशन बहुत धीरे थी, इसलिए इस सेशन में मैं 3 घंटे और ऐड कर रहा हूँ। जिस पर कि आर्थर रो देता है और मन में कहता है, क्या मैं इस साइको पे सही में भरोसा कर सकता हूँ? मेरे जिंदगी का हर एक दिन बेकार गुजरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विंटर है या स्प्रिंग है। मुझे कभी भी अच्छे से रेस्ट नहीं मिला और ऐसे ही 20 साल गुजर गए जब से मैं इस हेल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने गुरु के सामने बैठा हुआ था एक केव में। उसका मास्टर कहता है, तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया आर्थर, मैंने अब तक तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जो मुझे आता था, मैं अब बिना कोई चिंता के मर सकता हूँ। हमें अब आर्थर की उम्र बताई जाती है जो कि अब 26 साल का हो गया है और उसने अपनी 20 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। आर्थर अपने मन में कहता है कि प्लीज जल्दी मर जा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होता है, जहां उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम अभी भी वो ट्रेनिंग कर रहे हो? और उसकी माँ कहती है कि मेरे दोस्त का बेटा ग्रेट यूनियन में काम करता है। और उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वर्थ इट है? आर्थर अपने पेरेंट्स को कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि ये बहुत सही तरीका है ट्रेन होने का। और फिर वो अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगता है, जहां उसके मास्टर उसको कूट रहे होते हैं। वो बस हमेशा अपने मास्टर से मार ही खाता था। और फिर प्रेजेंट में अपना आर्थर कहता है कि सच में मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्यों सह रहा हूँ, मैं तो अपने कैरेक्टर को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सहा मास्टर, और मैं आपके लिए एक बेटे समान हूँ और आप मेरे पिता समान, इसलिए ये ट्रेनिंग मैंने 20 सालों तक सहा है। और रोते हुए कहता है कि आपका ये बेटा इस हार्श दुनिया में आपके बिना नहीं जी सकता, मुझे अभी भी आपकी गाइडेंस की जरूरत है। और तब उसका मास्टर कहता है, ये सच नहीं है मेरे बच्चे, तुम अभी भी मेरे से बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम अब बहुत बड़े हो गए हो और स्ट्रॉन्गर भी। और फिर आर्थर कहता है, फिर भी मुझे कोई क्वेस्ट दीजिए ताकि मैं उसे कंप्लीट कर सकूं। हमें बताया जाता है कि नॉर्मली कोई एनपीसी क्वेस्ट छोड़ देता है अगर वो मर जाता है तो। आर्थर अपना सर झुकाते हुए अपने मास्टर से कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे और सिखाइए, मुझे मरने से पहले एक अच्छा क्वेस्ट देते हुए जाइए। जिसपे कि उसका मास्टर थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है कि मुझे समझ में आ गया। जिसपे कि आर्थर भी खुश हो जाता है कि उसको अब एक क्वेस्ट मिलने वाला है। उसका मास्टर कहता है कि भूलना मत कि तुम मेरे इकलौते बच्चे हो और मेरे इकलौते सक्सेसर भी। और फिर आर्थर रोते हुए कहता है, हाँ, आपका यही बकवास सक्सेसर के कारण आपने मुझे यहाँ 20 सालों से कैद रखा है। और फिर उसका मास्टर उसे एक मैप देता है और कहता है, इस लोकेशन पे जाने के लिए तुम्हारी फ्यूचर यही है। जिस पर कि आर्थर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, आपकी ज्ञान जो कि आसमान से ऊंची थी और समुद्र से गहरी थी, उसके लिए शुक्रिया। और अपने मास्टर को थैंक यू कहता है। और फिर आर्थर का मास्टर अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि इस दुनिया को तुम्हारे सामने झुकना होगा और जाओ अब इस दुनिया को रूल करो। इतना कहते ही उसके मास्टर के बगल में जो कैंडल थी वो बुझ जाती है और हमें पता चलता है कि उसका मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आर्थर भी अब वहाँ से जाने लगता है अपने मास्टर को गुड बाय कह के और उम्मीद करता है कि अगली जिंदगी में वो इनसे ना मिले। आर्थर अब उस केव के गेट के सामने आके कहता है कि आखिरकार अब मैं इस केव से आजाद होने वाला हूँ 20 साल के बाद और मेरी इतनी कठिन ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि उस गेट पे लिखा हुआ था स्पेशल एरिया और इस गेट का नाम लीना होता है और ये एक टेलीपोर्टेशन गेट होता है। और हमें बताया जाता है कि अब यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। आर्थर कहता है कि आखिरकार ये जिंदगी खत्म होगी और अपने सिस्टम को चालू करता है। आर्थर उस पल को याद करता है जब वो इस ट्रेनिंग से भागने का कोशिश करता था और बार बार पकड़ा जाता था और उसके मास्टर उसे हर बार बेरहमी से पीटते थे भागने के जुर्म में। और अपने स्टैट्स विंडो की तरफ देख के कहता है कि इस ट्रेनिंग का फर्क तो पड़ा है। हमें बताया जाता है कि उसकी लेवल अब 99 हो चुकी है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी और इंटेलिजेंस सभी 99 लेवल तक पहुंच चुकी है। उसकी एचपी 990 और माना पॉइंट्स भी 990 तक पहुंच चुकी है जो कि मैक्स है। लेकिन बस उसका अब लक ही बचा है जो -99 में।
कैसे हुआ पता नहीं। वो अपने लक को थोड़ा देर के लिए देख के शॉक हो जाता है कि उसका लक अभी भी -99 पे क्यों है। और फिर अब उसका सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि प्लेयर कंफर्म्ड, और दूसरा नोटिफिकेशन रहता है कि उसके ऊपर से कर्स हटा दिया गया है और वो अब अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया है सक्सेसर बन के। आर्थर बहुत एक्साइटेड दिख रहा होता है और उसको एक और नोटिफिकेशन आता है कि स्पेशल बैरियर हटा दिया गया है और उसको सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि अब वो फ्री है इस स्पेशल एरिया से, जिसका कि नाम नीना होता है। आर्थर अब 20 साल के बाद बाहर की दुनिया को देखने वाला था और वो जैसे ही खुशी खुशी उस एरिया से बाहर निकलने वाला था तो तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि उसे वार्निंग दिखाया जा रहा था और उसका एक्सेस डिनाइड था। उसको एक अलग टाइप सिस्टम वार्निंग आता है और कहता है कि एक्सेस डिनाइड। उसको बार बार यही सिस्टम वार्निंग आने लगती है। आर्थर समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके सिस्टम में एक एरर डिटेक्ट हुआ है और वो एरर उसके लेवल में है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुमने सही से नियम पालन नहीं किया है और फिर उसका सिस्टम आर्थर के स्टैट्स को बदलने लगता है। आर्थर हैरानी में अपने सिस्टम की तरफ देख रहा था जहां उसका लेवल बहुत स्पीड में गिर रहा था। वो ये सब देख के पूरा हैरान हो जाता है और अपने सिस्टम को गाली बकने लगता है और उसका सिस्टम उसको लेवल 1 पे पहुंचा देता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि एरर को सॉल्व कर दिया गया है। आर्थर ये सब देख के अपना सर पटकने लगता है और फिर उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ओलंपस गेम से लॉग आउट हो जाएगा। आर्थर अब जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि उसकी 20 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए। लेकिन जब आर्थर अपने स्टैट विंडोज को देखता है तो वो कुछ नोटिस करता है और अचानक से खड़ा होते हुए अपने स्टैट्स विंडोज को देखने लगता है और वो ये सब देख के हैरान हो जाता है कि उस सिस्टम वार्निंग से सिर्फ उसका लेवल ही कम हुआ, बाकी सारे स्टैट्स उतने ही है जितना कि उसे होना चाहिए था, जो आर्थर के लिए अच्छी और बुरी बात दोनों है। कम लेवल से आर्थर अपनी अटैक स्किल को यूज नहीं कर सकता, लेकिन कम लेवल से वो अपने स्टैट्स को इंक्रीज कर सकता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब कि 99 मैक्स लेवल था और उसका स्टैट्स भी मैक्स हो गया था, लेकिन अब आर्थर का लेवल 1 पे है और वो अपने फिर से लेवल को बढ़ाएगा और उसका साथ साथ उसके स्टैट्स भी बढ़ेंगे। आर्थर कहता है कि उसका बेसिक अटैक स्किल जो कि पैचियन माइंड टेक्निक था उसे यूज करने का रिक्वायरमेंट लेवल 40 था, जो कि अब वो नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो कोई आइटम को भी अब इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसे कि यूज करने के लिए लेवल का रिक्वायरमेंट होता था। आर्थर के लिए ये सब रिस्ट्रिक्शन फायदेमंद साबित हुए हैं। अब वो ये स्टैट्स से बहुत स्पीड में लेवल अप कर सकता है। उसके तो सिर्फ लेवल गिरे हैं लेकिन स्टैट्स तो वही है, मतलब कि उसको एनिमी जो मिलेगा वो उसके लेवल का होगा, लेकिन आर्थर के स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो उन एनिमीज को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। अब आर्थर अपने स्क्रॉल की तरफ देखता है जो कि उसके मास्टर ने दिया था और उस स्क्रॉल में लिखा हुआ था रिटर्निंग स्क्रॉल डेस्टिनेशन इरकैस, मतलब कि इस स्क्रॉल की मदद से वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा जिसका कि नाम इस स्क्रॉल में लिखा हुआ है। और फिर आर्थर मुस्कुराता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि एक टॉन में खड़ा था। वो कहता है कि 20 साल हो गए उसे यहाँ आए हुए और उसको एक नोटिफिकेशन भी आता है सिस्टम के द्वारा कि वो इरकास में पहुंच गया है। वो अपने आसपास में लोगों को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। आर्थर इस एटमॉस्फेयर को सदियों से मिस कर रहा था। वो कहता है कि आखिरकार उसने ये कर ही दिया और फिर वो वहाँ जाने लगता है जहाँ पर लोग अपने शिकार करने का प्रैक्टिस करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक किले से बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उस किले का गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, जिस पे कि आर्थर कंफ्यूज हो जाता है। वो गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, जिस पर आर्थर उससे बताता है कि उसका लेवल 1 है। ये सुन के वो गार्ड उससे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें यहाँ से नहीं, तुम्हें ईस्ट गेट से घुसना है, ये वेस्ट गेट है। और फिर वो गार्ड आर्थर को बताता है कि ये वेस्ट गेट है, ये बहुत खतरनाक है एक लेवल 1 प्लेयर के लिए। आर्थर अपने आसपास देखता है और कहता है क्या ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, जिस पे वो गार्ड कहता है कि नहीं, ये कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस जगह से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। और फिर कहता है कि तुम तो यहाँ पर एक रैबिट को भी नहीं पकड़ सकते। और फिर हमें एक रैबिट को दिखाया जाता है जिसका कि लेवल 5 होता है और उसका लेवल आर्थर से भी ज्यादा है। और फिर वो गार्ड कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अच्छा होगा कि तुम पहले ईस्ट गेट पे जाके ट्रेनिंग कर लो यहाँ आने से पहले, जिसपे कि आर्थर पूरे कॉन्फिडेंस में उसे रिप्लाई करता है कि सब ठीक होगा, मुझे कुछ नहीं होगा।
वो गार्ड अपने से कहता है कि ये तो मेरी बात सुन भी नहीं रहा, और आर्थर उस रैबिट की तरफ चल देता है उसे पकड़ने के लिए। वो गार्ड अपने मन में कहता है कि क्या प्लेयर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं मरने के बाद, इसलिए ये इतना बेफिक्र है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को एक क्वेस्ट मिलता है। उस क्वेस्ट में आर्थर को उस गार्ड का एंजाइटी दूर करना होता है। उस क्वेस्ट में था कि अगर एरकस विलेज का वेस्ट गेट का गार्ड का आंखों के सामने अगर तुम एक खरगोश को पकड़ लोगे तो तुम्हें 30,000 गोल्ड मिलेगा। तुम्हें उस गार्ड का मन से डर निकालना होगा कि तुम उस रैबिट को आसानी से पकड़ सकते हो। आर्थर अपने मन में कहता है कि चलो अब जब उसे एक क्वेस्ट मिल गया है तो क्या वो थोड़ा शो ऑफ कर ले। दूर से ये गार्ड उसको देख रहा होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आर्थर करना क्या चाह रहा है। और हमें दिखाया जाता आर्थर को जो कि गार्ड की तरफ देख के अपना हाथ हिला रहा होता है। आर्थर कहता है कि अंकल गार्ड चलो तुम यहाँ देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रैबिट आर्थर पर अचानक से हमला कर देता है। वो गार्ड आर्थर को बचाने के लिए दौड़ता ही है और कहता है तुम उस हमले से बचो। और हमें दिखाया जाता आर्थर को जो बहुत चिल मोड में होता है और वो सिर्फ एक पंच से उस रैबिट को नॉकडाउन कर देता है और उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक खतरनाक रैबिट को नॉकडाउन कर लिया है और उसे एक गोल्ड कॉइन भी मिला है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस पॉइंट भी। और फिर आर्थर अपने हाथ पे फूंक मारता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक साथ कई रैबिट्स को हैंडल कर रहा होता है। ये देख के वो गार्ड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। और फिर वो गार्ड आर्थर के पास जाके कहता है कि क्या तुम सच में लेवल 1 के हो, जिस पर आर्थर उसे कहता है कि क्या तुम गार्ड किसी प्लेयर्स के लेवल को देख नहीं सकते क्या। वो गार्ड कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लेवल 1 का प्लेयर है, और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने उस समय कौन सी मेथड यूज की उन रैबिट्स को हराने के लिए। जिस पर आर्थर कहता है कि वो तो उसका ट्रेड सीक्रेट है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पीछे एक बहुत बड़ा सुअर स्पॉन हो जाता है, जो देख के वो गार्ड घबरा जाता है। वो सुअर बहुत स्पीड में आर्थर और उस गार्ड की तरफ दौड़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन आर्थर पूरे कॉन्फिडेंस में उस सुअर को भी मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो गार्ड आर्थर को रोकते हुए कहता है कि तुम पीछे रहो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। जिस पर आर्थर कहता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गार्ड कहता है कि ये सुअर एक अलग ही लेवल में है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं उसके हमलों को ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन आर्थर सिर्फ एक पंच में उस सुअर को भी ढेर कर देता है और फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। वो गार्ड कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये बिगनर है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानना नहीं चाहता। और फिर आर्थर को कहता है कि कैसा पागल आदमी है ये। और फिर आर्थर को 2 नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि पहला नोटिफिकेशन था कि उसने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, वो गार्ड्स एंजाइटी वाला, और उसका दूसरा नोटिफिकेशन था कि उसे उस क्वेस्ट के लिए 30,000 गोल्ड एज अ रिवॉर्ड मिला है, जो देख के आर्थर पूरा खुश हो जाता है। वो कहता है कि 30,000 गोल्ड कॉइन सिर्फ कुछ पंच मारने के लिए, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब आर्थर के पास 30,156 गोल्ड कॉइन्स है। और फिर हमें बताया जाता है कि ओलंपस गेम में एक गोल्ड कॉइन का कीमत रियल लाइफ में एक कोरियन वॉन के बराबर होता है। आर्थर अपने मन में अपने स्टैट्स को देखते हुए कहता है कि उसके सारे स्टैट्स मैक्स लेवल पे हैं, इसलिए वो इन गोल्ड कॉइन्स को उन पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर आर्थर उस गार्ड को बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि जब तक उसके एक्चुअल स्टैट्स लेवल 99 पे है, उसको किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो इन चीजों को बाद में देख लेगा। और फिलहाल वो किसी हाई लेवल हंटिंग ग्राउंड पे जाने का सोचता है और मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी अब बहुत बेहतर है पिछली जिंदगी से, जो उसने 20 साल उस गेम में बिताया था। वो 20 साल ट्रेनिंग का फल अब जाके उसको मिल रहा है। और फिर हमें आर्थर की आवाज आती है जो कहता है कि उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, लेकिन हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर बहुत डिप्रेस होके एक जगह पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि अब ये क्या है। हमें दिखाया जाता है एक नोटिफिकेशन जिसमें कि लिखा हुआ था कि उसने एक मर्डर किया है, जिससे कि उसका केओस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और उसका किलर्स मार्क भी एक्टिवेट हो गया है। कोई भी बंदा इस गेम ओलंपस में किसी को मारता है, चाहे वो एनपीसी हो या फिर कोई एक्चुअल प्लेयर हो, तो उसे किलर घोषित कर दिया जाता है और उसके शरीर पर एक किलर मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि लोग पहचान सके कि ये खूनी है। और ये सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद प्लेयर पर पेनल्टी भी लगा दी जाती है। और फिर आर्थर कहता है कि इन कुछ दिनों में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसके कारण
वो बहुत सारे इंसिडेंट में फंस गया और एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आर्थर कहीं भी जाता तो एनपीसी कहीं से भी निकल के उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि आर्थर को उसे मारना पड़ता था या फिर कहीं छुपना पड़ता था। ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि एक वांटेड क्रिमिनल जो कि आर्थर की तरह दिखता था, तो एनपीसीज को लगता था कि ये आर्थर ही है और वो आर्थर को देखते के साथ उसके पीछे पड़ जाते थे। और आर्थर के पास कोई चारा ना होने के कारण वो कभी कभार एनपीसीज को मार दिया करता था, जिससे कि वो केओस सिस्टम अब उसके लिए एक्टिवेट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर आर्थर छुपा हुआ था उसी दीवार में उस क्रिमिनल का फोटो भी लगा हुआ था। उस क्रिमिनल का नाम गेट रॉक था और उस क्रिमिनल के सर पे 10 करोड़ गोल्ड कॉइन का इनाम था। आर्थर कहता है कि ये सब उस लक के कारण हो रहा है जो कि -99 है। इन एनपीसीज को लगता है कि आर्थर ही वो क्रिमिनल है और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पीछे एक असासिन आ जाता है और उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर बहुत स्पीड से उसे भी डिफीट कर देता है। आर्थर अनजाने में ही उस असासिन को अपने मसल मेमोरी से हरा देता है। वो असासिन भी सिर्फ एक पंच खा के डिस्पॉन होने लगता है और फिर आर्थर को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें था कि उसने अब एक और एनपीसी का मर्डर कर दिया और वो अब मैक्स केओटिक स्टेट में है। हमें फिर मैक्स केओटिक पेनल्टी के बारे में बताया जाता है। अगर कोई भी प्लेयर इस स्टेट में जाता है तो अगर वो किसी को मारता है तो उसे कोई भी आइटम नहीं मिलेगा, 90% कम एक्सपीरियंस मिलेगा और वो अब कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का फायदा नहीं उठा सकता। साथ ही साथ कोई भी एनपीसी अब उसका मदद नहीं करेगा। आर्थर पर एक साथ इतने सारे पेनल्टीज लग गए थे, वो कहता है अब तो उसके लग गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पीछे अब बस एनपीसी नहीं थे, अब ओरिजिनल प्लेयर भी पड़ गए हैं उसको मारने के लिए। और फिर हमें बताया जाता है अगर कोई प्लेयर केओटिक यूजर को मारता है तो वो एक हीरो बन जाएगा, जो कि केओटिक सिस्टम का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर किसी प्लेयर को हीरो बनना है तो वो कोई दूसरे प्लेयर को मार के, जो कि केओटिक है, उससे आसानी से वो प्लेयर हीरो बन जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने अब कोई जगह नहीं बची है भागने के लिए, उसके सामने एक दीवार खड़ी है। सारे प्लेयर्स जो उसके पीछे थे वो लोग कहते हैं कि उस केओटिक प्लेयर को टारगेट करो। आर्थर बहुत सीरियस वे में उन प्लेयर्स को कहता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है तो तुम लोग यहीं हार मान लो, मैं तुम लोगों पे रहम खाऊंगा अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हो तो। और फिर बहुत गुस्से में आर्थर उन लोगों की तरफ देखता है और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ने उन सारे प्लेयर्स को एक ही बार में निपटा दिया है। वो कहता है वो खुद जीने के लिए उसने दूसरे और प्लेयर्स को मार दिया है। हमें दिखाया जाता है आर्थर ने जिन प्लेयर्स को मारा वो अब डिस्पॉन होने लगते हैं। आर्थर फिर सोचता है कि अगर वो कुछ दिन के लिए छुप जाए तो उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और फिर कहता है कि इन लोगों को मारने से भी वो लेवल अप हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर कहीं अपना वेशभूषा बदल के एक जंगल के बीच में छुपा हुआ होता है और ये 2 सप्ताह बाद का सीन है जब से आर्थर ने उन प्लेयर्स को निपटाया है। आर्थर यहाँ पर बहुत खुश दिख रहा होता है और कहता है कि नॉर्मल प्लेयर्स होना बहुत बकवास है। और फिर हमें वही मैक्स केओटिक पेनल्टी वाला स्क्रीन दिखाया जाता है जिसमें कि वही रूल्स लिखे हुए थे जो हमें पहले ही दिखाया जा चुका है। ये सब आर्थर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे कम से कम 1 साल के लिए तो छुपना ही होगा ताकि ये केओटिक स्टेट मेरे पर से हट सके। और फिर कहता है अगर मुझे बुरा आदमी बनना है तो मैं एक ऐसा बुरा आदमी बनूंगा जिसे कि कम से कम खाना और रहना अच्छा से मिले। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब से हीरो नहीं बनेगा। उसे फिर याद आता है कि उसके स्टैट्स लेवल 99 तक पहुंच चुके हैं जो कि मैक्स है, इसलिए अब उसे खाने और रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसके बिना ही जिंदा रह सकता है। आर्थर अब अपने उस ट्रेनिंग वाले दिनों को याद करता है और कहता है जब मैं उस कठिन ट्रेनिंग से निकल रहा था 20 सालों के बाद, तब मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी अब अच्छे से कटेगी, लेकिन मुझे इस मैक्स केओटिक स्टेट में मजबूरी ढकेल दिया गया है। मेरी जिंदगी अब नर्क से भी बदतर बन गई है। ये सब उस जूइस का काम होगा। यहाँ अभी आर्थर उस गेम क्रिएटर को ही गाली दे रहा होता है। आर्थर कहता है कि यहाँ से निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा और फिर अपनी जिंदगी पे ताना मारते हुए कहता है कि मैं गर्म तवे से उछल के आग में कूद गया। हमें फिर आर्थर का आवाज आता है जो कि कहता है कि मैं इन सवालों का जवाब ढूंढ ही रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इसका आंसर इतना जल्दी आएगा। हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी चीज को देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो रहा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कुछ बंदे आके आर्थर के सामने अपने सर झुका के उसे इज्जत दे रहे होते हैं। ये सब देख के आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो ग्रुप का बूढ़ा लीडर कहता है कि मैंने अब जबकि एब्सोल्यूट रूलर के वंशज को देख लिया है तो मैं अब बिना अफसोस के मर सकता हूँ। और फिर तभी सारे लोग आर्थर की जय जयकार करने लगते हैं।
जो देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। हमें फिर आर्थर का सिस्टम दिखाया जाता है जो आर्थर से कहता है, स्वागत है द स्काई डेविल के एब्सोल्यूट रूलर। ये सुनते ही आर्थर और शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर हमें एक सिस्टम क्वेस्ट विंडो दिखाया जाता है जिसमें कि इस क्वेस्ट विंडो का नाम एब्सोल्यूट रूलर का वापसी था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें अब से स्काई डेविल्स के एब्सोल्यूट रूलर की तरह पहचाना जाएगा और इसके लिए तुम्हें उसके 12 वफादार आदमियों के आज्ञा की जरूरत होगी। और ये क्वेस्ट एक SSS लेवल का होता है, यानी कि बहुत खतरनाक, जिसका कि रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होगा। हमें फिर उस SSS कैटेगरी के क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि इस टाइप का क्वेस्ट अब तक इंसानों की जिंदगी में सबसे हाईएस्ट क्लास होता है और ये क्वेस्ट अब तक सिर्फ 3 ही बार इंसानों को मिला है 200 सालों में, और ये तीनों क्वेस्ट अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और फिर हमें बताया जाता है जब SSS क्लास की क्वेस्ट निकलती है तब उसकी डिफिकल्टी नेशनल लेवल की होती है। ये सब सुन के आर्थर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब क्वेस्ट उसे क्यों मिल रही है। क्या ये सब उस 20 साल की ट्रेनिंग के कारण हो रहा है जिससे कि वो निकलते के साथ मैक्स क्योटिक में फंस गया और अब ये NPCs उसके सामने झुक के उसे इज्जत दे रहे हैं। और फिर आर्थर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है कि अब वो किसी बड़े स्टोरी का हिस्सा बनने वाला है। हमें फिर चैप्टर के आखिरी में बताया जाता है कि ज़्यूस इस पल का 20 सालों से इंतजार कर रहा था। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 7000 साल पहले एक लड़ाई हुई थी और जब वो लड़ाई खत्म हुई तो इस दुनिया को 4 हिस्से में बांट दिया गया और उनमें से एक हिस्सा जो कि बहुत खतरनाक और अमीर था, उसी का राजा वो एब्सोल्यूट रूलर था जिसका की नाम ग्रासिया मेंटोज होता है। उसकी 14 बीवियां होती है और उसकी 7वीं बीवी एक लड़के को जन्म देती है जिसका की नाम अरेक्टस होता है और अरेक्टस से भी उन्हें एक बच्चा होता है जो कि लड़का होता है और उस लड़के से भी एक लड़का होता है। ऐसे ही ये वंशज खड़ी हुई है। और फिर हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि ये जनरेशन इतनी लंबी क्यों है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जनरेशन वाली एक्सप्लेनेशन 10 मिनट से चल रही है। और फिर आर्थर कहता है कि मुझे इस एक्सप्लेनेशन को स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं रूड दिखूंगा। और उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि ये लोग बहुत आज्ञाकारी है। वो लोग जो आर्थर को एब्सोल्यूट रूलर कह रहे थे वो अभी भी आर्थर के सामने अपने सर झुकाए बैठे हुए थे। और फिर वो लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आगे जाके कि एक सुप्रीम रूलर पावर में आता है जिसका की नाम सुलेट्रा होता है। सुलेट्रा के पास डेविल का खून होता है और वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और क्रूएल रूलर था। हमें फिर छोटा सा झलक सुलेट्रा का दिखाया जाता है। यह बहुत खतरनाक दिख रहा है। और फिर वो लोग कहते हैं कि बताया जाता है कि दुनिया के सारे हीरोज उससे डरते थे, लेकिन फिर पूरी जनता ने उसके खिलाफ आक्रोश दिखाया और वो एक लड़की के चक्कर में हार गया। लेकिन वो मरा नहीं, बस वो जख्मी हुआ। और फिर सुलेट्रा इस हादसे के बाद एक केव में रहने लगा और अपनी ताकत को फिर से हासिल किया। और अब आर्थर को समझ में आ जाता है कि उसका मास्टर ही उस सुलेट्रा का वंशज था और जो वो 20 सालों से स्किल सीख रहा है वो सुलेट्रा का ही स्किल है। और फिर आर्थर को भी एक क्वेस्ट विंडो आता है। हमें दिखाया जाता है कि उस क्वेस्ट विंडो का नाम रिटर्न टू द एब्सोल्यूट रूलर होता है और इस क्वेस्ट का रैंक SSS होता है। उसमें लिखा हुआ था कि अभी कोई एब्सोल्यूट रूलर को अच्छे से नहीं जानता। अभी 12 में से 7 एब्सोल्यूट रूलर के वफादार चाहते हैं कि एब्सोल्यूट रूलर वापस आए, तो इसलिए तुम्हें उन 5 बचे अपने वफादार लोग को ढूंढना होगा और तुम्हें उनसे अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर मनवाना होगा। और फिर उस क्वेस्ट विंडो के आखिर में लिखा हुआ था कि अगर तुम इस क्वेस्ट को फेल करते हो तो तुम्हें बहुत कठिन सजा मिलेगी। आर्थर कहता है ये क्या बकवास है, अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे सजा मिलेगी। अब आर्थर थोड़ा चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि ये सिचुएशन बहुत कठिन है, लगता है कि आने वाले दुश्मन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगे। और फिर आर्थर को 3 नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि पहला नोटिफिकेशन होता है कि अब उसके पास 12 कमांडर्स का एक फोर्स होगा और वो 12 कमांडर्स की ताकत अभी थोड़ी कम है, लेकिन क्वेस्ट खत्म होते ही उनकी ताकत वापस आ जाएगी और उन 12 एल्डर्स को आर्थर अपने तरह कुछ काम असाइन कर सकता है। आर्थर फिर कहता है कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे बस सियोल जाना है। और फिर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग स्काई डेविल एल्डर्स हो?
जिसपे कि वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते और अपना सर जमीन में पटकने लगते। उनका लीडर कहता है कि हाँ हम लोग हैं, शुक्रिया हमें पहचानने के लिए, जिसपे कि आर्थर थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने तो इन्हें पहचाना ही नहीं, मैंने तो स्काई डेविल का नाम पहली बार ही सुना है, वो भी इन्हीं के मुंह से। और फिर आर्थर उन लोगों से कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि इस स्काई डेविल को फिर से खड़ा करना है और इस कॉन्टिनेंट में फिर से स्काई डेविल का राज फैलाना है। हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर ने अपने सर को इतने कस के जमीन में पटका था कि उसके सर से खून बहने लगता है और आर्थर की बात सुन के वो और भी खुश हो जाता है। आर्थर अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मेरे पास 7 वफादार लोग हैं और फिर वो 7 लोग आर्थर की जय जयकार करने लगते हैं। आर्थर फिर अपनी सांस में सांस भरते हुए उन लोगों को लीड करने के लिए मान जाता है। वो एल्डर कहता है कि आपके सामने कोई भी आएगा, मैं उस कीड़े मकोड़ों का सर अपने हाथों से काट दूंगा। ये सुनते ही आर्थर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लगा यह शांत रहेगा। और फिर आर्थर का सिस्टम उन एल्डर्स की लॉयल्टी मेजर करने लगता है और बताता है कि उन एल्डर्स को अब क्लैन मेंबर्स में एक्सेप्ट कर लिया गया है और अगर ये एल्डर्स किसी तरह से एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आर्थर को भी मिलेगा। यानी कि अगर एल्डर्स किसी को मारते हैं तो उनका एक्सपीरियंस आर्थर को भी मिलेगा। और एल्डर्स की मौजूदा एक्सपीरियंस के कारण अभी आर्थर का भी लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 9 तक पहुंच जाता है। और फिर आर्थर कहता है कि यहाँ का यही नियम है कि कोई भी 6 से 8 साल का बच्चा एकेडमी में इंटर कर सकता है और 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट होते हुए वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है। और फिर आर्थर वो कहता है कि उसे इस फीचर को अच्छे से यूज करना होगा। आर्थर फिर अपने एक एल्डर से उसका नाम पूछता है और वो एल्डर कहता है कि उसका नाम लुक्सो है और वो फर्स्ट एल्डर की पोजीशन पे है। आर्थर उसे कहता है कि मेरे पास एक काम है जो मुझे पहले निपटाना होगा। लुक्सो कहता है मुझे बता दीजिए मेरे लॉर्ड, जिसपे कि आर्थर उसे बताता है कि उसके ऊपर एक बैन लगा हुआ है और कहता है कि उसने अपनी मास्टर की हर एक एडवाइस को माना है, लेकिन अभी जिस स्टेट में वो है वो अपने मास्टर का कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकता। मेरा दिमाग को वो स्किल के बारे में पता है लेकिन मेरी बॉडी को अभी उस स्किल के बारे में नहीं पता है। लुक्सो कहता है कि हम लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिसके रिप्लाई में आर्थर कहता है कि तुम लोग मेरे पे भरोसा रखो, मैं ही हूँ वो एब्सोल्यूट रूलर और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ से तुम सूरज को उगते हुए देखोगे। यह सुनते ही वो एल्डर्स का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और फिर से वो लोग आर्थर की जय जयकार करने लगते हैं। आर्थर को एक नोटिफिकेशन आता है कि स्काई डेविल्स की लॉयल्टी अब बढ़ चुकी है। हमारा फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर आर्थर अब अपने रियल लाइफ में होता है और वो पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से उसकी बहन उसको बुलाती है और वो आर्थर से कहती है कि इस बार उसके साथी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी एक बाहर सीरियल किलर घूम रहा है जिसका कि नाम गेट रैक होता है। आर्थर उससे कहता है क्या सचमुच में, लेकिन अपने मन में ही वो चिंता में था कहीं उसे ही तो गेट रैक नहीं समझ रहे सब कोई। हमें इसकी बहन के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम हैंसिया होता है और ये आर्थर की छोटी बहन है। आर्थर की बहन उसे बताती है कि वो सीरियल किलर के पास 2 बंदूक है और उसकी लेवल 40 है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने एक बार अकेले ही 7 लोगों की ग्रुप को आसानी से हरा दिया था। हमें फिर गेट रैक का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है जहां उसने कुछ बंदों को निपटा रखा था। हैन कहती है कि अगर कोई उस क्रिमिनल को पकड़ लेगा तो उसे 3 मिलियन गोल्ड इनाम के रूप में दिया जाएगा, जिसपे कि आर्थर उसे कहता है लेकिन असली रिवॉर्ड तो 100 मिलियन का था और कहता है कि वो लोग सिर्फ तुम्हें 3 ही मिलियन देंगे। हैन कहती है कि छोटे यूनियन ऐसे ही काम करते हैं और ऊपर से वो लोग पर्क्स भी तो देंगे, जिस पर आर्थर कहता है लेकिन सारा मेहनत का काम तो तुम ही लोग करोगे। हैन उससे कहती है कि अगर वो इनाम इसे मिलता है तो वो आर्थर को छोटा पार्टी देगी और उससे कहती है कि तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, क्या ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग अभी मीट कम खा रहे हैं। लेकिन आर्थर अपने मन में कहता है कि जरूर ये उस -99 लक के कारण हो रहा है और वो वापस चला जाता है गेम में लॉगिन होने के लिए। आर्थर जैसे ही ओलंपस गेम में लॉगिन होता है तो लुक्सो उसको मैसेज करता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है और कहता है कि हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते और आर्थर से पूछता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, जिसपे आर्थर उसे कहता है कि अभी के लिए कुछ मत करो, बस देखो कि वो अभी क्या करता है। और
आर्थर अपनी बहन को मैसेज करता है, क्या वो तो नहीं है जो उसके पीछे लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं, आर्थर की बहन का नाम इस गेम में लूना होता है, तो हम हर जगह आर्थर की बहन को लूना ही करके बुलाएंगे। आर्थर का सिस्टम उसको बताता है कि लूना इस कॉन्टिनेंट में नहीं है, और जो प्लेयर्स दूसरे कॉन्टिनेंट में होते हैं वो मैसेज रिसीव नहीं कर पाते। और तभी आर्थर के पीछे एक बंदा आ जाता है जिसमें से किलिंग इंटेंट का ऑरा महसूस हो रहा था, और वो आर्थर से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कमीने बहरूपिये। आर्थर भी पीछे देखता है और कहता है बहरूपिया, और फिर उसे दिखता है कि वो गेटरैक ही है और वो अपने 2 पिस्तौल के साथ आर्थर को मारने के लिए आया है। गेटरैक आर्थर से कहता है कि तुम मेरी तरह बनके मेरे फेम को चोरी करना चाहते हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास गूदा तो है। और फिर कहता है कि लेकिन अब नहीं, तुम्हें मरना होगा इस क्राइम के लिए। आर्थर अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि लूना से उसे इस क्रिमिनल के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुका था, लेकिन फिर भी मेरे स्टैट्स भले ही इससे अच्छे हैं लेकिन ये लेवल 40 का है। और कहता है कि हमारे लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा जब 2 प्लेयर के बीच में 30 लेवल का गैप होगा तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेटरैक रेडी हो जाता है आर्थर को मारने के लिए। आर्थर अपने मन में सोचता है कि वो इस पॉइंट में मर नहीं सकता, वो अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेस्ट पूरा कर रहा है, और एक एविल स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे तुमसे अकेले फाइट नहीं करना। और तभी वो लुक्सो का नाम लेता है और लुक्सो भी बहुत स्पीड में उसके सामने आ जाता है और घुटने टेक देता है। और लुक्सो आर्थर से कहता है कि आपकी खिदमत में हरदम हाजिर हूँ मेरे आका। गेटरैक भी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो जाता है कि अभी उसके पास अचानक से ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आया, मैं तो उसे सेंस भी नहीं कर पाया। और आर्थर लुक्सो को गेटरैक को मारने का ऑर्डर दे देता है, और लुक्सो भी अलग सा एटीट्यूड में गेटरैक को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। गेटरैक, जिसको कि अभी कोई भनक नहीं है कि लुक्सो उससे कितना ताकतवर है, और उसके तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का ही है। आर्थर गेटरैक से कहता है कि तुम्हारे पास समय है, जितना बकवास करना है कर लो। और गेटरैक उससे कहता है कि अगर मेरे पास समय है तो मैं पहले हमला करूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लुक्सो अपनी जगह से बहुत स्पीड में गायब हो जाता है, और उससे पहले गेटरैक हमला करे लुक्सो उसका गर्दन ही उड़ा देता है और एक बैडस लैंडिंग करता है। ये देख के आर्थर भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और उसे भी नहीं पता चला कि अभी लुक्सो ने कौन सा मूव यूज किया। आर्थर को लगा था कि गेटरैक 40 लेवल का है, इसलिए वो लुक्सो को हैंडल कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लुक्सो उसे बहुत आसानी से निपटा देगा। आर्थर अपने मन में कहता है कि या गेटरैक बहुत कमजोर है या लुक्सो बहुत स्ट्रांग है। और फिर कहता है कि मैं उसके स्पीड को देख भी नहीं पाया, अगर मेरे पास मेरा आई साइट स्किल होता तो मैं कम से कम उसके माना का फ्लो को तो पढ़ पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुक्सो गेटरैक का सर को एक बोरे में बांध के बहुत ही इज्जत में आर्थर को गिफ्ट करता है। और फिर आर्थर को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और उसने एक एनपीसी को मारा है, जिसमें कि एनपीसी और आर्थर के बीच में 30 लेवल का गैप था। और आखिर में आर्थर को एक स्टेप अप पॉइंट मिलता है। आर्थर अपने हाथों में गेटरैक का सर लेके मुस्कुरा रहा होता है, और उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके हाथ में एक खतरनाक सीरियल किलर का सर है और उसके लिए उसको 100 मिलियन गोल्ड मिलेगा। आर्थर अपने मन में कहता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, और लुक्सो को शाबाशी देता है इस काम के लिए। अब आर्थर के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आर्थर को कोई जॉब नहीं मिल सकता था क्योंकि वो मैक्स क्योटिक है, लेकिन उसके पास एक एनपीसी है जो उसके लिए 100 मिलियन गोल्ड लेके आया। और फिर आर्थर अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि वो अपने आसपास के सारे लिविंग बींग्स को मार दो बिना किसी शिकायत के, और हंसते हुए कहता है कि मेरे आने का जश्न मनाना चाहिए। आर्थर कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी क्वेस्ट जो ये सिस्टम मुझे देगा मैं अपना 100% दूंगा ताकि मैं वो किंग बन सकूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीच में से जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के जो चेले चपाटे थे वो उसके बगल से सारे जानवरों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सिलसिला 2 हफ्ते से कंटिन्यू हुए, 2 हफ्ते से लगातार, जिसमें कि लुक्सो बहुत स्पीड में अपने सामने आने वाले जानवरों को आसानी से खत्म कर दे रहा है, और आर्थर का भी लेवल बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, और आर्थर अभी लेवल 13 में पहुंच चुका है। और वो अपने मन में कहता है कि ये बहुत बढ़िया है
अक्सर लोगों को सालों लग जाता है इतना ऊपर आने के लिए, लेकिन अभी भी मेरा लेवल बहुत कम है। मुझे कम से कम लेवल 40 चाहिए ताकि मैं अपना घोस्ट आर्ट स्किल को एक्टिवेट कर सकूं। असली मजा तो लेवल 40 के बाद ही आएगा। आर्थर अपने मन में ये सोच के बहुत खुश हो रहा था कि वो अपने चमचों को इस्तेमाल करके बहुत स्पीड में अपने आइटम्स और लेवल्स को बढ़ा रहा है और कहता है कि क्या हुआ कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ इस आर्मी की मदद से। ये सब आर्थर अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा होता है। फिर आर्थर को याद आता है कि उसके पास अभी भी वो गेट्रैक का सर रखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो उसके साथ क्या करे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अभी अपने रियल लाइफ में होता है और वो कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ कर रहा होता है। वो इंटरनेट पर ढूंढ रहा था कि कहाँ पे महंगे आइटम्स को बेच सकते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई महंगा आइटम है तो तुम ओलंपस गेम में ही उसे बेच दो, नहीं तो अगर तुम उसे रियल लाइफ में लाओगे तो वो चोरी हो सकता है और तुम्हें कोई मार भी सकता है। दूसरा आदमी कहता है हाँ वो सही कह रहा है। ये सब पढ़ के आर्थर अपने मन में कहता है कि वो एक मैक्स क्योटिक है, इसलिए वो कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन गेम में यूज नहीं कर सकता और गेम की करेंसी गोल्ड है जो रियल वर्ल्ड में काम नहीं आती। आर्थर ये सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसको अब आगे क्या करना है। तभी उसकी बहन उसके रूम में इंटर करती है और उससे पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। आर्थर अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत सही समय पे आई हो, जिसपे उसकी बहन कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम्हें फिर से कोई पॉकेट मनी चाहिए या कुछ और। आर्थर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर लूना से कहता है कि अगर तुम्हारे पास गेट्रैक का सर होता तो तुम उसके साथ क्या करती। लूना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक से उसने ये क्यों पूछा और कहती है कि तुम आखिर ये क्या बोल रहे हो कि अगर तुम्हारे पास पहले से गेट्रैक का सर होगा तो तुम मुझे क्यों दोगे, तुम खुद ही उसे बेच के एक बर्गर खरीद सकते हो और तुमने अगर मुझे भी खरीद के दिया तो वो और भी कूल होगा। और फिर आर्थर बहुत सीरियस अंदाज में लूना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ले आऊंगा, चलो इसका 50-50 कर ले से। ये सब देख के लूना बहुत शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आर्थर इतना सीरियस क्यों है और आर्थर से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि गेट्रैक का लेवल क्या है। और फिर लूना कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम अगर मर के वापस भी आ जाओगे गेम में तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने ट्रेनिंग एरिया से बाहर नहीं जा सकते, क्या ये सच है। जिस पर कि आर्थर उसे बताता है कि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ से भाग चुका है और मैंने उस कमीने को पहले ही मार डाला है। जिस पर कि लूना पूरा शौक हो जाती है और आर्थर से कहती है कि बताया जा रहा है कि गेट्रैक का लेवल 40 है, तो तुमने उसे कैसे मारा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिस पर कि आर्थर एक सैवेज रिप्लाई उसे देता है कि मैंने उसे जब हिट किया तो वो मर गया। और लूना को याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें मेरी लेवल का स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ। और फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना बेड पे लेटी हुई थी और अपना मोबाइल चला रही थी और उसके मोबाइल पे आर्थर का मैसेज आया था जो कि उसे बता रहा था कि उसका लेवल 99 तक पहुंच चुका है। ये देख के उस समय की लूना कहती है कि क्या उसका भाई के बुरे दिन चल रहे हैं और वो अपने लाइफ के बहुत नीचे आ गया है, जिससे कि वो बहुत गंदा प्रैंक मेरे साथ कर रहा है। लूना को लग रहा था कि उस समय आर्थर उसके साथ एक प्रैंक कर रहा है और प्रेजेंट में लूना आर्थर से कहती है कि मुझे लगा था कि वो फोटोशॉप है। जिसपे कि आर्थर उसे कहता है कि वो कोई फोटोशॉप नहीं था और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच में लेवल 99 तक पहुंच चुका था। और फिर आर्थर लूना से कहता है कि अगर तुम्हें गेट्रैक का सर चाहिए तो सेंटिनिया में लेपनिया माउंटेन पे आ जाना, तुम जब लॉगिन करोगी तो मैं उसका कोऑर्डिनेट्स भेज दूंगा। लूना उससे पूछती है लेपिनिया माउंटेन, मैं वहाँ क्यों जाऊंगी इतना दूर, मेरा तो लेवल सिर्फ 25 है। जिस पर कि आर्थर उसे बताता है कि वो मैक्स क्योटिक स्टेट में। ये सुनते ही लूना के पैरों तले जमीन निकल जाती है और फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें लेपिनिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ गार्ड लूना को लेपिनिया माउंटेन पे जाने से रोक रहे होते हैं। लूना उन्हें बहाना मारते हुए कहती है कि उसे लेपिनिया माउंटेन पर एक जरूरी काम है, इसलिए उसको वहां जाना जरूरी है। वो गार्ड लूना से कहता है कि तुम वहां सचमुच में जाना चाहती हो, तुम वहां तुरंत ही मारी जा सकती हो अगर कोई मॉन्स्टर आ गया तो। जिसपे लूना हंसते हुए उन गार्ड्स को कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस जिंदा आ जाऊंगी, और वहां से जाने लगती है। वो गार्ड्स चिल्ला के पीछे से लूना को कहते हैं कि बाद में हमें दोष मत देना अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो, हम लोगों ने पहले ही तुम्हें समझा चुके हैं। और फिर लूना वहां से चली जाती है और अपने मन में कहती है कि बड़े भाई मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने मेरे से झूठ कहा होगा तो। हमें फिर 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अभी भी लूना उस जंगल में भटक रही होती है।
लूना घबराते हुए अपने मन में कहती है कि यहाँ बहुत शांति है और बड़े भाई ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले यहाँ सारे मॉब्स को निपटा देगा। लूना अपने मन में कहती है कि ये शांति कुछ अलग है, यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि सारे जिंदा चीज गायब है। और तभी आर्थर आके पीछे से लूना को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ आ गई। ये हरकत से लूना बहुत डर जाती है और आर्थर के कान में चिल्ला देती है जिससे कि आर्थर के मुंह से खून आ जाता है। लूना रोते हुए आर्थर से कहती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम आने से पहले एक आवाज भी तो कर सकते थे, ऐसा थोड़ी ना था कि मैं तुम्हें देखते के साथ मार दूंगी। और फिर लूना आर्थर को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे से तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, ये तो बहुत कमाल की बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के आसपास के एरिया से बहुत ऑरा रिलीज हो रहा है। और फिर लूना उससे कहती है कि तुम तो सच में मैक्स क्योटिक स्टेट में हो, अगर तुम इस स्टेट में हो तो पक्का तुमने सिर्फ एक एनपीसी को नहीं मारा होगा, तुमने कई एनपीसीज को मारा होगा। जिसपे कि आर्थर थोड़ा घबरा जाता है और अपना सर खुजाने लगता है। फिर आर्थर अपना सिस्टम से गेट्रैक का सर निकाल के लूना को दे देता है। ये देख के लूना बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि क्या वो सच में सपना तो नहीं देख रही। लूना बहुत एक्साइटेड हो जाती है 100 मिलियन गोल्ड के बारे में सोच के और कहती है कि तुम तो बहुत कमाल के हो। और आर्थर कहता है कि अगर तुम इसे एक्सचेंज कर सकती हो तो जल्दी जाके एक्सचेंज कराओ। लूना उससे कहती है कि तुमने उसे कैसे मारा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जिस पर आर्थर कहता है कि जल्दी जाओ और एक्सचेंज करके लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमें फिर बाउंटी ट्रेडिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उस सर को पकड़ के कहता है कि हमने ये कंफर्म कर लिया है कि ये वही क्रिमिनल गेट्रैक का ही सर है, और कहता है कि वो क्वेस्ट शूट गेट्रैक्स हेड अब क्लियर हो चुका है। ये सब देख के लूना बहुत ही खुश हो रही होती है और उसे 100 मिलियन गोल्ड बाउंटी प्राइज भी मिल जाता है। ये प्राइज अमाउंट सुनते ही लूना अपने मन में सोचने लगती है कि वो इतने पैसे से अपने मन पसंदीदा बर्गर के हर एक वैरायटी को खा सकती है। और फिर लूना उस पल को याद करती है जब आर्थर अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देता था। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर उल्टी कर रहा होता है और उसकी मदर बहुत चिंता में होती है आर्थर के लिए और लूना से कहती है कि अब हम इसका क्या करें। उस समय लूना सोचती थी कि ट्रेनिंग के समय आर्थर क्या खाता है जो वो गेम खेलने के बाद भी उल्टी करता है। और फिर उसे समझ में आता है कि उसके भाई ने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ लूना आर्थर के पास पहुँच चुकी होती है और उसे उसका 99 मिलियन गोल्ड दे देती है। जिसपे आर्थर उससे पूछता है कि तुमने मुझे 99 मिलियन गोल्ड क्यों दिया, बात तो 50-50 की हुई थी ना। जिस पर लूना उसे बताती है कि चलो भी कि ये तुम्हारा पहली मेहनत की कमाई है इन 20 सालों में, इसलिए मैं इसका आधा हिस्सा कैसे रख सकती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1 मिलियन गोल्ड ले रही हूँ शुक्रिया के तौर पे कि मैंने तुम्हारे उस गेट्रैक के सर को एक्सचेंज करने में मदद की। आर्थर लूना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूना उससे कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह तक की छुट्टी ली थी, इसलिए मैं तुमसे घर पे मिलूंगी। और वहाँ से जाते जाते कहती है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से और आज मैं तुम्हें बर्गर का पार्टी दूंगी, तो इसलिए आज हम लोग खाना अपने पेरेंट्स के साथ खाएंगे। इतना सुनते ही आर्थर की शक्ल पे भी मुस्कान आ जाती है और वो लूना को कहता है कि अच्छे से जाना। अब आर्थर कहता है कि उसके पास अब 99 मिलियन गोल्ड है और टैक्स के बाद 80 मिलियन वॉन होगा। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली ही बार में 80 मिलियन वॉन कमा लिया और कहता है कि यही है मेरी जिंदगी का असली मकसद। किसे फर्क पड़ता है कि मैं मैक्स क्योटिक हूँ, मेरी SSS क्लास की क्वेस्ट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई और मैंने 80 मिलियन कमा लिया अभी तक। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे जल्द से ही जल्द लेवल 40 तक पहुँचना होगा और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे हर समय ग्रो होना होगा। एवरी मिनट एवरी सेकंड मेरे लिए कीमती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसी दिन के शाम में आर्थर और लूना को दिखाया जाता है। आर्थर लूना से कहता है कि चलो मुझे कुछ खरीद दो, जिस पर लूना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी अभी काम से आई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। आर्थर उसे कहता है कि अगर सब कुछ अच्छा चला तो मैं तुम्हें हर महीने 3000 वॉन दूंगा। जिस पे लूना उसे कहती है कि उसे 5000 वॉन चाहिए और इस पे आर्थर भी मान जाता है। और फिर लूना वापस अपने पॉड में जाके बैठ जाती है जिसमें से वो ओलंपस गेम में वापस जा सकती है। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर बहुत खुश हो रहा होता है अपने नए सामान को देख के और लूना बहुत थक गई होती है ओवर टाइम करके। आर्थर ने जो आइटम्स लूना के द्वारा खरीदा है
वो आइटम्स किसी भी प्लेयर्स का एक्सपीरियंस मिलने का चांसेस बढ़ा देता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्थर ने क्या क्या सामान लूना से खरीदवाया है। इसमें टोटल आर्थर का 70 मिलियन पॉन्ड खर्च हो चुका है। इन सामानों का दाम सुन के आर्थर के तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूना बहुत थक गई होती है और वो आर्थर से पूछती है कि अगर तुमने फिर से मुझे इस जगह पर दौड़ाया तो मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। और फिर आर्थर लूना से पूछता है कि तुम्हें कितना चाहिए, जिसपे कि लूना उसे बताती है कि उसे 3 मिलियन गोल्ड पहला जगह का और 300,000 गोल्ड अगली हर एक जगह के। जो सुन के आर्थर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि उसके पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। लूना उसे जाते जाते कहती है कि अपने सारे एक्सेसरीज को इनविजिबल मोड में हाइड कर लो क्योंकि वो तुम पे बदसूरत दिख रहे हैं। और लूना उस गेम को लॉग आउट कर जाती है। आर्थर अपने मन में कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में और पैसा कमा लूंगा, मुझे अभी उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जिससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। और फिर वो अपने चमचों को बुलाता है और बहुत कूल अंदाज में उसके चमचे उसके पीछे लैंड करते हैं। हमें फिर बताया जाता है कि आर्थर का पहला प्रायोरिटी जल्दी से लेवल अप करना होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर एक जंगल से गुजर रहा होता है और उसे कोई पीछे से छुप के देख रहा था। वो आदमी कहता है कि आखिर अब ये कौन है। और फिर उस आदमी का सिस्टम उसे वार्न करता है कि सामने जो आदमी है वो मैक्स क्योटिक है। उस आदमी का भी एक चेला होता है जो उससे कहता है कि चीफ, ये मैक्स क्योटिक है और हम लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, चलो हम लोग मार के इसे उस फेम को ले लेते हैं जिस फेम का हम लोग हकदार है। वो चीफ कहता है कि क्या ये ज्यादा ही कमजोर नहीं दिख रहा है और इसके पास कोई अच्छा आइटम्स भी नहीं है, क्या ये यहाँ तक आने के लिए बहुत बार मरा है। और फिर कहता है इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि हम लोग पीछे से इसे देख रहे हैं, ये पक्का ही कोई नौसिखिया है क्योंकि ये बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा है। और फिर वो चीफ अपने आदमियों को रेडी करते हुए कहता है तैयार हो जाओ, हम लोग इसे मारने वाले हैं। और फिर हमें चीफ का आर्मी को दिखाया जाता है जिसमें कि कुछ लोग होते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे और उनके पास कुछ अच्छे आइटम्स भी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आर्थर एक जंगल में घूम रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स के तलाश में होता है ताकि वो उसे मार के लेवल अप हो सके। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी बॉडी को कोई मैजिकल पावर रोक रही है। आर्थर अपने मन में कहता है कि कैसी मैजिकल पावर। हमें दिखाया जाता है पीछे से एक मैजिशियन आर्थर पर एक ट्रैप मैजिक यूज कर रहा होता है। वो जादूगर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसका ट्रैप मैजिक आर्थर पे काम नहीं कर रहा होता और उसके पीछे उसका चीफ खड़ा होता है जो उस विजार्ड के बातों पर हैरान हो रहा होता है। आर्थर अपने मन में कहता है कि लगता है उसका पाला अब कोई विजार्ड से पड़ने वाला है। वो विजार्ड आर्थर को देख के कहता है कि इसके आइटम्स बहुत बकवास है, जरूर ये पहले बहुत बार मर के यहाँ तक आया है। और फिर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो आर्थर के ऊपर एरो पॉइंट किया हुआ था। वो कहता है कि उसको बस एक और पॉइंट चाहिए ताकि वो अपना इज्जत हीरो क्लास में बढ़ा सके। उस ग्रुप का चीफ एक आर्मर वाले बंदे से कहता है कि तुम जाके उस बंदे का ध्यान भटकाओ ताकि वो भाग और सोच ना पाए, और दूसरे बंदे को कहता है कि तुम उसके नजदीक जाके उस पर अटैक करो। और हमें दिखता है कि वो लोग बहुत स्पीड में आर्थर पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों ही पीछे से बहुत बड़े बड़े हथियार लेके आर्थर पर हमला करने ही वाले थे। उससे पहले ही आर्थर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग पहले ही हार मान लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, जिसपे कि वो चीफ नहीं मानता है और आर्थर पे हमला कर ही देता है ये सोच के कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो चीफ हैरान हो जाता है वो देख के कि जो हमला उसने आर्थर पे किया है अपनी बड़ी सी तलवार से, वो आर्थर को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और फिर अपने असिस्टेंट को कहता है आर्थर पे हमला करने के लिए। उसका असिस्टेंट भी आर्थर को कुछ नहीं कर पाता है, जो देख के वो दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ आर्थर पे हमला करते हैं, लेकिन ये भी कोई काम नहीं आता। वो तीरंदाज जो आर्थर पर एम करके बैठा हुआ था वो कहता है कि ये बहुत अजीब है, उसकी HP 1% भी लूज नहीं हुई। आर्थर फिर अपने मन में कहता है कि जो आदमी बड़ी से तलवार लेके उस पर हमला कर रहा है वो जरूर लेवल 40 या उससे ऊपर होगा और उसका उम्र 20 साल होगा। और दूसरा आदमी जो कि आर्मर पहना हुआ था उससे कहता है कि उसका आर्मर तो बकवास है और ऊपर से ये कोई स्पेल भी कास्ट नहीं कर रहा। और तभी आर्थर को लगता है कि कहीं उसने पहले ही कोई मैजिक तो कास्ट नहीं कर दिया। फिर उस चीफ का तीरंदाज पीछे से उस चीफ को बुला के कहता है कि लगता है वो आदमी फाइट करने के लिए रेडी है और वो यहाँ पूरी तरह से तैयार होके आया है, तो हम लोग को भी तैयार होना होगा। ये सुन के थोड़ा सा वो चीफ डर जाता है। आर्थर को ये सब हमले खुजली की तरह लग रहे थे और फिर वो अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है कि लगता है मेरा समय आ गया इन पे हमला करने का। आर्थर अपने शरीर से ऑरा रिलीज करता है और अपने बेसिक पोस्चर पे आ जाता है फाइटिंग करने के लिए। वो अभी कोई भी स्किल्स का यूज नहीं कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ अभी पंच से उन लोगों को हैंडल करेगा। उन लोगों में से एक आदमी बाकी लोगों को बताता है कि सावधान हो जाओ, ये पक्का ही कोई मैजिक यूज करने वाला है।
और फिर कहता है कि जरूर ये एक बार में बहुत सारा मैजिक यूज करेगा, इसलिए तुम लोग सावधान रहो और पीछे रहो, और जब तक मैं उस पर अपना स्पेल से हमला नहीं करता हूँ ताकि उसका स्पेल कैंसिल आउट हो जाए, तब तक तुम लोग पीछे ही रहना। आर्थर भी अब अपने पंच में पावर भर के एक बंदे को मार देता है। आर्थर ने जिसे एक पंच मारा था वो उसी समय डिस्पॉन होने लगता है। उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर एक ही पंच में डिस्पॉन कैसे हो सकता है। आर्थर का सिस्टम उसे कहता है कि वो अभी भी मैक्स क्योटिक स्टेट में है और तुम्हारा मर्डर मार्क और गहरा हो चुका है, तुम और संगीन जुर्म कर रहे हो। उस ग्रुप का दूसरा बंदा जिसके पास एक बहुत बड़ा हैमर और आर्मर था वो आर्थर पर हमला करता है, लेकिन आर्थर उसे भी बिना देखे एक क्लीन शॉट दे देता है। आर्थर का सिस्टम बार बार उसको नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि वो अभी भी मैक्स क्योटिक स्टेट में है और तुम्हारा मर्डर मार्क और गहरा होते जा रहा है। आर्थर इन नोटिफिकेशंस को इग्नोर कर रहा था। आर्थर को लगा कि वो बंदा बहुत ताकतवर होगा तो उसे उसको मारने के लिए थोड़ा एफर्ट करना होगा, लेकिन वो भी बहुत कमजोर निकला। वो तीरंदाज जो पीछे खड़ा होकर उन लोगों को सपोर्ट दे रहा होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, उसे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। और उनके ग्रुप के 2 हायर अप्स अब मारे जा चुके हैं आर्थर के हाथों। वो 2 जो हायर अप्स थे वो दोनों बाकी बचे मेंबर्स को मैसेज करते हैं कि अब वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो दोनों ही आर्थर के पावर को देख के डर गए होते हैं। वो तीरंदाज भी इन इशारों को समझ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, ये कोई आम जादूगर नहीं है। लेकिन आर्थर के पास अब एक बहाना था उन लोगों को खत्म करने का, और वो ये मौका आसानी से नहीं जाने दे सकता। इसलिए आर्थर बहुत स्पीड में दौड़ के उस तीरंदाज को पकड़ लेता है। वो तीरंदाज भी शॉक हो जाता है कि आखिर वो इतना स्पीड में उसके बगल में कैसे पहुंचा। और आर्थर बहुत इविल तरीका से हंसते हुए उससे कहता है कि तुम लोगों ने ही पहले मुझ पे हमला करने का सोचा था और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अब भाग पाओगे। वो तीरंदाज पूरा घबरा जाता है कि ये अब तक हम लोगों के साथ खेल रहा था और अपने मन में सोचता है कि इतना ताकत सिर्फ एक ही आदमी के पास हो सकता है और वो एक क्लोज रेंज बैटल विजार्ड हो सकता है लेवल 60 का। यहाँ पर उस तीरंदाज को लग रहा है कि ये वही है जो हंटर्स को चुन चुन के मार रहा है। इसका नाम रुफेंडल है। आर्थर उन सबको निपटाने के बाद एक जगह खड़ा होता है और देखता है कि उसका लेवल अब 16 का हो चुका है। आर्थर का सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया अपने दुश्मनों पे कोई रहम ना खा के, और उसे बताया जाता है कि अब उसके फॉलोअर्स के लॉयल्टी बढ़ चुकी है और उसका एक इनएक्टिव स्टेटस 40वां एक्टिवेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसका 40वां 10 हो जाता है। आर्थर को नहीं पता है कि ये इनएक्टिव स्टेटस 40वां है क्या, और कहता है कि जो भी है सुनने में अच्छा ही लग रहा है। फिर आर्थर के पीछे उसका चमचा आ जाता है और अपना सर झुका के आर्थर को इज्जत देता है। लुक्सो आर्थर से कहता है कि उसे दिखाना है और उसके लिए आर्थर को उसे फॉलो करना होगा। आर्थर ये बात सुन के पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमें एक पहाड़ के नीचे का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये स्काई डेविल की छुपने की जगह है। आर्थर उस जगह पर जाने के लिए 7 दिनों से लगातार चल रहा होता है और वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। आर्थर अपने मन में सोचता है कि आखिर वो जगह इतना दूर क्यों है। लुक्सो ने उससे अचानक से पूछ लिया था उस जगह पे जाने के लिए, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुक्सो रेगिस्तान के बीच में एक पोर्टल खोल देता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर को स्टेप अप पॉइंट मिलते हैं 7 दिनों तक लगातार चलने के लिए। लेकिन अब आर्थर थोड़ा परेशान होने लगता है। वो कहता है कि आसपास कोई एनिमल और मॉन्स्टर्स भी नहीं है और वो 1 सप्ताह से सिर्फ पानी पे जिंदा है, और कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मेरे स्टैट्स लेवल 99 तक है, लेकिन मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। और फिर लुक्सो उसको बताता है कि माय लॉर्ड हम लोग पहुंच गए। आर्थर ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए, तो चलो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। ये विलेज पूरी तरह से खंडर था, देखने से लग भी नहीं रहा था कि इस विलेज में कोई रहता भी होगा। आर्थर उससे कंफर्म करता है कि ये वही विलेज है ना जहाँ पर ये लोग उसे लाना चाहते थे, जिस पर लुक्सो उसे हाँ कहता है। अब आर्थर थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि उसे इस चीज पे गुड फीलिंग नहीं हो रही और उसके मास्टर ने यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हंगामा किया होगा। उस विलेज से कुछ लोग निकल के आते हैं और वो लोग एब्सोल्यूट रूलर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग एब्सोल्यूट रूलर को अपना मसीहा मान रहे थे। वो लोग कहते हैं कि वो देखो हमारा मसीहा वहाँ है, वो हमें बचाने के लिए आ गया। आर्थर ये सब देख के अपना मुंह बनाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं अभी तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकता, मैं तुम्हारा क्या मसीहा बनूंगा। और फिर उसको एक साइड क्वेस्ट मिलता है जिसमें कि उसे उस विलेज को दोबारा से खड़ा करना है। सभी लोग आर्थर के सामने अब झुक जाते हैं उसे इज्जत देने के लिए। और फिर उस विलेज का एल्डर आता है जिसका कि नाम प्रॉफिट होता है।
और ये 163 इयर्स का है। वो आर्थर को माय लॉर्ड करके बुला रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी आर्थर को उस विलेज और एब्सोल्यूट रूलर का कहानी सुनाता है। शॉर्ट में हमें बताया जाता है कि पुराने एब्सोल्यूट रूलर ने 12 एल्डर्स को खड़ा किया था इस एरिया में और दूसरे एम्पायर से छुपा के रखा था बहुत समय तक, और हम 12 एल्डर्स तब से एब्सोल्यूट रूलर के वंशज को ढूंढ रहे हैं। और हम लोग यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ आसपास कोई मॉन्स्टर्स और एनिमल्स नहीं है और यहाँ फार्मिंग करने के लिए भी कोई अच्छी लैंड नहीं है, इसलिए इस एरिया में आसपास कोई नहीं आता। और फिर आर्थर उस बूढ़े आदमी से कहता है, ओ अच्छा, तो तुम लोग सिर्फ मेरे लिए इस गरीबी में मेरा इंतजार कर रहे हो। जिसपे कि वो बूढ़ा एल्डर कहता है, हाँ मेरे लॉर्ड। आर्थर फिर उस बूढ़े आदमी को कहता है कि तुम लोग को कुछ सप्लाईज बाहर से मंगवा लेनी चाहिए थी। जिसपे कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये नामुमकिन है कि इस विलेज का कोई भी व्यक्ति या कोई एल्डर बाहर से कोई सामान नहीं मंगवा सकता। आर्थर फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे इस गांव को फिर से बसाना होगा, इसके लिए पहले मुझे इनकी भूखमरी को दूर करना है। और फिर आर्थर लुक्सो को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये लोग और कितने दिन यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं बिना खाने पीने के। जिसपे कि लुक्सो उसे बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह। आर्थर फिर उस जगह से खड़ा होके चला जाता है और एक पहाड़ पे खड़ा होके गाँव वासियों को चिल्ला के कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत भूखे हो, लेकिन मैं बहुत बिजी था अपने ट्रेनिंग में, इसलिए मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरी हालात बदल गई है। मैं तुम लोगों को वादा करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं उनसे तुम लोगों की मदद करूंगा। बस 2 सप्ताह और रुक जाओ, मैं तुम लोगों की जरूर मदद करूंगा। और फिर आर्थर को उसका सिस्टम बताता है कि स्काई डेविल्स के एनपीसीज का मॉरल इंक्रीज हो गया और उनके लॉयल्टी भी इंक्रीज हो गई है। आर्थर फिर नीचे आके लुक्सो को ऑर्डर देता है कि चलो मेरे साथ, और बाकी सब लोग यहीं रह के इस विलेज को गार्ड करना। आर्थर लुक्सो को लेके वापस टाउन में चला जाता है कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए। आर्थर लुक्सो को कहता है कि अगर हमें कोई मॉन्स्टर मिलता है तो तुम जल्दी से जाके उसे मार देना, और अगर वो मॉन्स्टर कुछ ड्रॉप करता है तो उसे उठा लेना। आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये क्वेस्ट बहुत इजी है, वो इसे बहुत आराम से कंप्लीट कर लेगा। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें 1 सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है लेपिना माउंटेन का। लुक्सो बहुत खुश होकर आर्थर से कहता है कि माय लॉर्ड, अपने तो वक्त रहते ही इन चीजों की तैयारी कर ली। आर्थर भी अपनी तारीफ सुन के थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि हम लोग के पास समय कम था, इसलिए मेरे से जो हो सका वो मैंने पहले इकट्ठा कर लिया। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने बहुत सारे थैलियां रखी हुई है और फिर आर्थर अपने मैजिक पॉकेट खोल के उन थैलियों को भरने लगता है। हमें फिर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की बहन लूना को एक मैसेज आता है आर्थर की तरफ से, जिसमें कि आर्थर लूना से एक मदद मांग रहा होता है। लूना उससे पूछती है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, जिसपे कि आर्थर उसे मैजिक पॉकेट और 800 लोगों के लिए खाना लाने के लिए कहता है लेपिनिया माउंटेन पे पिछली बार की तरह। लूना 800 लोगों के खाना के बारे में सोच के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि कैसे आर्थर समय पे 800 लोगों के लिए खाना जुगाड़ कर लिया था, कि उसने पहले ही लूना को बता दिया था कि उसे क्या क्या चीज चाहिए। लूना भी उससे पूछती है कि ये सब चीज किसके लिए, जिसपे आर्थर उसे रिप्लाई नहीं करता और उसको उसका पेमेंट दे देता है। और लूना जब उस बैग को खोल के देखती है तो उसमें एक ब्लू स्टोन होता है। ये देख के लूना पूरा शॉक हो जाती है। लूना आर्थर से पूछती है कि एक ब्लू स्टोन ये तुम्हें कहाँ से मिला, कि क्या तुम्हारे पीछे कोई है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, आखिर इतनी रेयर चीज तुम्हें मिली कहाँ से। जिसपे आर्थर उसे बताता है कि वो किसी से मदद नहीं ले रहा और आर्थर लूना से कहता है कि मैं तुम्हें इसका 10% दूंगा अगर तुम इसे बेचने में मेरी मदद करोगी तो। लूना फिर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ये बहुत लकी है। आर्थर भी उसे जाते जाते कहता है कि अगली बार आते समय 3 टेलीपोर्टेशन पोर्टल लेते आना। हमें बताया जाता है कि आर्थर अब वो 3 टेलीपोर्टेशन पोर्टल को कहाँ यूज करेगा, कि पहले वो लेपिना माउंटेन में, दूसरा स्काई डेविल के हाइड आउट पे और तीसरा स्काई डेविल के विलेज पे, ताकि वो 1 सप्ताह का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम कर सके। अभी तक ये सब आर्थर के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। हालांकि वो 3 पोर्टल बहुत महंगे होते हैं, फिर भी अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि स्काई डेविल का 12वां एल्डर, जिसका की नाम एरडा होता है, वो आर्थर को कोस रहा होता है कि वो हम लोग को इतना दिन तक नजरअंदाज किया, जिससे कि हम लोग को इतना सफर करना पड़ा, और अब वो चाहता है कि हम लोग उसको फॉलो करें और उसकी पूजा करें, बस इतने से बात के लिए कि वो एब्सोल्यूट रूलर का वंशज है। और कहता है कि भले फर्स्ट एल्डर लुक्सो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर ले, लेकिन मैं ऐसा कभी
नहीं करूंगा और बाकी के एल्डर्स भी उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। और अपने मन में गुस्से से कहता है कि अगर उसने जरा सा भी स्काई डेविल विलेज को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और तभी बाहर से कुछ आवाज आते हैं जहां लोग कह रहे थे कि देखो एब्सोल्यूट रूलर वापस आ गए हैं और वो अपने साथ बहुत सारे सामान लेके आए। ये सब सुन के वो एल्डर भी बाहर जाके देखता है कि बाहर हल्ला क्यों हो रहा है और वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे खाने के आइटम्स पड़े हुए हैं जिसको कि आर्थर ने लाया होता है। ये सब देख के वो एल्डर बहुत शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब फूड उन्हें मिला कहाँ से। सभी विलेजर्स अपने सामने खाना को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और एब्सोल्यूट रूलर की जय जयकार करने लगते हैं। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि तुमने अपने विलेजर्स का भरोसा जीत लिया है और उन लोगों का भरोसा तुम्हारे प्रति बहुत बढ़ चुका है। वो विलेजर्स भी कहते हैं कि हमारे एब्सोल्यूट रूलर के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आर्थर फिर अपने एक एल्डर को कहता है कि तुम लुक्सो के साथ मिलके सभी लोगों में ये खाना बांट दो और फिर इन दोनों को वो काम सौंप के वहाँ से चला जाता है। आर्थर अपने मन में सोचता है कि उसे पहले खाना, कपड़ा और मकान के बारे में सोचना है, लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खाना और उन लोगों की सुरक्षा है। तभी आर्थर के पीछे आर्थर को माय लॉर्ड करके पुकारता है और आर्थर जब पीछे देखता है तो उसका वही 12वां एल्डर एर्दा होता है। वो आर्थर के सामने आते ही अपने घुटने पे आ जाता है और आर्थर से माफी मांगने लगता है और आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि 12वें एल्डर एर्दा ने भी आर्थर को एब्सोल्यूट रूलर की तरह पहचान लिया। आर्थर अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत आसान था। वो 12वां एल्डर रोते हुए आर्थर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया। लेकिन आर्थर अभी कुछ और ही ख्याल में खोया होता है। वो कहता है कि उसे लगा था ये क्वेस्ट करने में उसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत आसानी से ये क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। आर्थर अब अपना इविल स्माइल देता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने 12वें एल्डर को कंधा से पकड़ के खड़ा करता है और उससे कहता है कि मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ, मेरे शक्तियों पर अभी बहुत रुकावट आई हुई है। और उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ अगर तुम कहते हो कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं भी अभी यही फील करता। तुमने कहा कि तुम मेरे पर भरोसा करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे का इज्जत करता हूँ और मुझे भी तुम पे विश्वास है। आर्थर अभी बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है ये सब बातें कहते समय। ये सब बात सुन के उस एल्डर के आंखों से आंसू आ जाता है। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि ये 12वां एल्डर पूरी तरह से उसे अपना मसीहा मानता है और ये रिलेशनशिप तब तक चलेगी जब तक उसका ट्रस्ट टूट नहीं जाता। आर्थर ये सब देख के मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है और अपने मन में उस एल्डर को बेवकूफ कहता है। आर्थर फिर अपने मन में कहता है कि वो लेवल 19 तक पहुंच चुका है और उसे बहुत स्टेप अप पॉइंट्स भी मिले हैं, तो क्या वो कहीं जाके अपने स्टैट्स को चेक करे। लेकिन उसे लुक्सो की वो बात याद आती है जब लुक्सो ने उसे मना किया था कुछ बड़ा कांड करने से ताकि दूसरे एम्पायर्स की नजर उस पर ना पड़े। और फिर लुक्सो उसे ये भी बताता है कि उसका 12वां एल्डर एर्दा छुपने में बहुत माहिर है, तो उसे कोई भी बड़ा कांड करना है तो एर्दा को उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हमें फिर वापस से लेपिनिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर और उसका चमचा एर्दा एक बड़े से भालू के सामने खड़े थे। आर्थर उस बड़े से भालू को देख के कहता है कि आज तक मैंने इतना बड़ा भालू कभी नहीं देखा। वो चमचा अपना तलवार निकाल के आर्थर से पूछता है कि क्या मैं इसे मार दूं, जिस पे आर्थर उसे मना कर देता है और कहता है कि इसे तो मैं ही हैंडल कर लूंगा। आर्थर अपने मन में कहता है कि ये भालू कम से कम लेवल 40 का तो होगा और कहता है और इसे पकड़ने के लिए कम से कम 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जबकि मैंने एक ग्रुप से अकेले ही लड़ चुका हूँ तो मैं इस भालू को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। वो भालू आर्थर पे हमला करता है, लेकिन आर्थर बहुत स्पीड से उस भालू के हमलों को डॉज करके वहाँ से गायब हो जाता है और आसमान में आ जाता है, जिसपे कि वो भालू पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आर्थर गया कहाँ। और ऊपर से ही आर्थर उस भालू पे बहुत खतरनाक हमला करता है और कहता है कि ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आर्थर ने उस भालू को एक ही हमले में मार दिया। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक जायंट भालू को मारा है तो उसे 20,000 गोल्ड मिलते हैं और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी उसके आइटम्स पे ऐड हो चुके हैं। उसका चमचा भी आर्थर का इन कारनामों को देख के आर्थर का तारीफ करने लगता है। आर्थर कहता है कि मुझे लगा ये कम से कम मेरा एक हिट तो सह सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो भालू डिस्पॉन होने लगता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये मॉन्स्टर इतना कमजोर निकलेगा या फिर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आर्थर फिर अपने चमचे को वहाँ से चलने को कहता है और कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है अमेंटियम डंजन में घुसने का, जिसपे कि उसका चमचा भी मान जाता है। हमें फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर और उसका चमचा उस डंजन में आ चुके थे। वो दोनों ही अमेंटियम डंजन के पोर्टल के सामने ही खड़े थे। उसका चमचा आर्थर को बताता है
कि मैं उस डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों को महसूस कर सकता हूँ, जिसपे कि आर्थर कहता है कि मुझे भी महसूस हो रहा है। हमें फिर एंटियम डंजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ मिलकर उस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए होते हैं। हमें फिर इस डंजन के बारे में बताया जाता है और ये एरकास विलेज के बगल में है और ये ज्यादा खतरनाक डंजन नहीं है और इस डंजन को खत्म करने से स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे। हमें फिर बताया जाता है कि ये स्टूडेंट्स ग्रेट यूनियन एकेडमी से आए हुए होते हैं अपने टीचर के साथ मिलके उस डंजन को एक्सप्लोर करने। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर और उसका चमचा होता है और यहाँ आर्थर को भी पता चल चुका है कि अंदर ग्रेट यूनियन के स्टूडेंट और टीचर्स है। वो अपने मन में कहता है कि उसने एक बड़े से भालू को अकेले ही हैंडल कर लिया, इसलिए वो टीचर्स भी उसके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे। और फिर आर्थर उस डंजन में एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाता है अपने चमचे के साथ और उसे कहता है कि अपना स्टेल्थ मोड ऑन रखना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बच्चे आपस में ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये मेरा दूसरा डंजन एक्सप्लोरेशन का मिशन है, लेकिन फिर भी मैं बहुत नर्वस हूँ। और दूसरा बंदा कहता है कि मेरा भी यही हाल है। फिर पहला बंदा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग ये डंजन एक्सप्लोर कर ले। और फिर तभी उस बंदे को कुछ महसूस होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर पूरे एटीट्यूड में उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। उन बच्चों को भी महसूस हो गया था कि ये बंदा मैक्स क्योटिक स्टेट में है। वो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाने लगते हैं। वो दोनों ही चीख चीख के सबको आगाह करते हैं कि यहाँ पर एक मैक्स क्योटिक प्लेयर है। फिर उनमें से उन लोगों का इंस्ट्रक्टर आगे आके कहता है आर्थर से कि क्या तुम मैक्स क्योटिक प्लेयर हो। हमें फिर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर कुछ मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि वो इतने दिनों तक अकेले ही उन मॉन्स्टर्स को मार रहा है, लेकिन उसे कोई आइटम्स नहीं मिल रहे। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे पता चलता है कि वो मैक्स क्योटिक स्टेट में तो उसे कोई भी आइटम नहीं मिलेगा वो किसी मॉन्स्टर या एनिमल को मारता है तो। और फिर आर्थर अपने स्टैट्स की तरफ देखता है और कहता है कि उसका लक -99 है, इसलिए भी उसका ड्रॉप रेट और घट गया है। आर्थर अपने इस स्टैट से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है। आर्थर फिर अपने मन में सोचता है कि वो आखिरी हमला अपने चमचों से मरवाएगा ताकि मॉन्स्टर्स मरने के बाद कुछ आइटम्स ड्रॉप कर सके। और फिर तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो ग्रेट यूनियन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर आगे आके कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ वापस। आर्थर को उन ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर के बारे में पहले ही पता था, जिसके के बारे में लूना ने बताया था। वो सभी इंस्ट्रक्टर लेवल 40 से ऊपर ही है, इसलिए लूना आर्थर को उनसे बच के रहने को कहती है। आर्थर अपने मन में कहता है कि उसे लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। ये इंस्ट्रक्टर आर्थर को देखते के साथ ही उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर फिर से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। आर्थर उस इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, जिसपे वो इंस्ट्रक्टर कहता है मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। और फिर वो इंस्ट्रक्टर आर्थर को स्कैन करने लगता है। वो देखता है कि आर्थर लेवल 19 तक है और उसके पास कोई भी आइटम नहीं है। वो इंस्ट्रक्टर आर्थर का पूरा बॉडी स्कैन करता है और वो देखता है कि वो मैक्स क्योटिक स्टेट पे है। वो इंस्ट्रक्टर आर्थर का लेवल देख के कहता है कि ये तो कचरा है और इसके पास कोई छुपने की एबिलिटी भी नहीं है। और उसे लगता है कि आर्थर वहाँ उन स्टूडेंट्स को मार के उनके आइटम्स को चोरी करने आया है ताकि वो इन्हें अच्छी दाम में बाहर बेच सके। वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि ये मैक्स क्योटिक स्टेट में है, तो अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे हीरो का टाइटल मिल जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर जानबूझ के आर्थर को उकसाने लगता है, ये कह के कि तुम इन स्टूडेंट्स को मारने आए हो, जिसपे आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करना चाहता और मैं इस मैटर को बिना लड़े ही सुलझाना चाहता हूँ। और उस इंस्ट्रक्टर को अपना काम करने को कहता है। आर्थर बताता है कि वो यहाँ बस इस डंजन को क्लियर करने के लिए आया है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर आर्थर के बातों पर विश्वास नहीं करता और आर्थर को उल्टा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे घटिया आदमी के बात पर यकीन कर लूंगा? मुझे पहले ही से पता है तुम अपने मन में क्या खिचड़ी पका रहे हो। ये सुन के आर्थर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर आर्थर का सिस्टम आर्थर को बताता है कि एमेंटियम डंजन का सेफ एरिया जल्दी खत्म होने वाला है। हमें फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो इंस्ट्रक्टर और बच्चों को कहता है कि मेरे पीछे छुप जाओ। वो बच्चे भी उस इंस्ट्रक्टर का बहादुरी देख के उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये सच में एक ग्रेट यूनियन का इंस्ट्रक्टर है। आर्थर
उसे समझाता है कि अगर तुम मुझसे लड़ते नहीं हो तो मैं भी तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन मन में आर्थर उस इंस्ट्रक्टर से लड़ना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर ग्रेट यूनियन के इंस्ट्रक्टर कितने ताकतवर है। आर्थर फिर अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि मैं बस इस डंजन को क्लियर करूंगा और अपने रास्ते निकल जाऊंगा, मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। वो इंस्ट्रक्टर हंसते हुए अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि तुम जैसे लूजर्स हमेशा झूठ बोलते हो। हमें साथ में एमेंटियन डंजन का सेफ एरिया का काउंटडाउन भी दिखाया जा रहा है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब कि ये टाइमर खत्म होने के बाद उस डंजन में सभी जगह से मॉन्स्टर्स स्पॉन होने लगेंगे। आर्थर फिर उस इंस्ट्रक्टर को फिर से समझाता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है इन स्टूडेंट्स को हार्म करने का, मैं बस इस डंजन को क्लियर करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। हमें फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पर एक मैक्स क्योटिक बंदा है, इसलिए इस एमेंटियम डंजन का सेफ एरिया को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब वो इंस्ट्रक्टर अपनी तलवार निकाल के आर्थर पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। वो चिल्लाते हुए आर्थर को कहता है कि तुम घमंडी कमीने, मुझसे झूठ मत बोलो, और आर्थर पे हमला कर देता है। जिस पर आर्थर उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर तुम मुझ पे हमला नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी आखिरी वार्निंग थी। हमें दिखाया जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर बहुत स्पीड में एक खतरनाक सा हमला आर्थर पे करता है, लेकिन वो आर्थर को डैमेज नहीं दे पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है लेवल 19 तक होने के बावजूद। अब आर्थर कहता है कि लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घटिया स्किल थी, बस तुम यही कर सकते हो, और फिर अपनी इविल स्माइल के साथ तिरछी नजर से उस इंस्ट्रक्टर को देखता है। अभी आर्थर बहुत खतरनाक ऑर्डर रिलीज कर रहा होता है जो देख के वो इंस्ट्रक्टर की फट जाती है। वो इंस्ट्रक्टर भी सोचने लगता है कि इस बंदे में कुछ तो अजीब बात है, और फिर वो बहुत स्पीड में पीछे आ जाता है ताकि वो आर्थर के हमले से बच सके, और अपने स्टूडेंट से कहता है कि बैकअप बुलाने के लिए कि यहाँ पर एक लेवल 19 का प्लेयर मैक्स क्योटिक है और उसकी स्किल्स उसकी लेवल की तरह नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। आर्थर उस इंस्ट्रक्टर को मारने के लिए रेडी हो गया था। आर्थर फिर से कहता है मैंने कहा था मुझे बस इस डंजन को क्लियर करने दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा था कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है। और फिर आर्थर उस इंस्ट्रक्टर पर हमला कर देता है। हमें देखने से लग रहा है कि वो इंस्ट्रक्टर भी आर्थर के इस हमलों को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। उस इंस्ट्रक्टर की अब पूरी तरह से फट गई है क्योंकि आर्थर बस अपने मुक्कों से उसकी तलवार का जवाब दे रहा है। वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बैकअप की जरूरत है, नहीं तो ये मुझे मार देगा। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर और वो इंस्ट्रक्टर लड़ रहे होते हैं, वहाँ से बहुत इंटेंस प्रेशर रिलीज हो रहा होता है जो कि वहाँ के बच्चे सह नहीं पा रहे थे और दूर फेंका जा रहे थे। और फिर जब वहाँ का प्रेशर खत्म होता है तो सिर्फ वहाँ से आर्थर ही आता है। सभी बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं। वो आपस में ही बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। इंस्ट्रक्टर लूथर तो मारे गए और कुछ बच्चे भी मारे जाते हैं आर्थर के उस इंटेंस प्रेशर के कारण। आर्थर उस इंस्ट्रक्टर को निपटाने के बाद उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा होता है और बहुत इविल प्रेजेंस में उन बच्चों से कहता है कि क्या तुम लोग भी मुझसे लड़ना चाहते हो, जिस पर वो बच्चे सीधा मना कर देते हैं। और आर्थर भी कहता है तो ये तुम लोग की बहुत अच्छी चॉइस है। आर्थर वहाँ से जाते जाते उन बच्चों से कहता है कि अपना क्वेस्ट अच्छे से करना और एक अच्छा आदमी बनना। और जब आर्थर वहाँ से चला जाता है तो वो बच्चे अपने दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को कांटेक्ट करने लगते हैं। हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर अभी भी उस डंजन को एक्सप्लोर कर रहा था। आर्थर अपने मन में कहता है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके कारण कुछ बच्चे मारे गए। और फिर तभी आर्थर एक जगह रुक जाता है और कहता है कि यही है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने एक किला होता है जिसका कि नाम द डिफेंस फोर्ट्रेस होता है। उस किले के पास बहुत सारे अजीब स्केलेटन आर्मी होती है जिनके के हाथों में हथियार और शील्ड होती है। ये लोग उस फोर्ट्रेस को बचा रहे होते हैं। आर्थर उस किले को देख के कहता है कि ये ऐसे किले हमेशा डंजन के बीच में मिलते हैं और गाइडबुक के हिसाब से मुझे पहले इन किलों को खत्म करना होगा ताकि मैं फाइनल स्टेज तक पहुंच सकूं इस डंजन का। आर्थर फिर कहता है कि जबकि मुझे कोई आइटम्स नहीं मिलने वाला इन स्केलेटन से लड़ने के बाद, इसलिए मैं डायरेक्ट उस किले को ही तबाह कर दूंगा। और बहुत स्पीड में अपनी जगह से गायब होके उस किले की तरफ बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन्स अब एग्रेसिव हो जाते हैं। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि डिफेंस फोर्स अब तुम पे हमला करेगी और सारे मॉन्स्टर्स बहुत गुस्सा हो गए हैं। इसलिए उसका सिस्टम उसे सुझाव देता है कि तुम एक ग्रुप बना लो ताकि तुम इन रेज मॉन्स्टर्स से आसानी से लड़ सको। हमें दिखाया जाता है उन किलों पे जो तोप लगा हुआ है वो भी आर्थर पे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्थर बहुत स्पीड में उन मॉन्स्टर्स और उन तोप को
गोलों से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि कम से कम 10 हिट लगेगा उसे इस किले को तबाह करने के लिए, और अपनी मुट्ठी में एनर्जी भर के उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आर्थर उस किले पर अपना जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर जो भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स मौजूद थे सब पीछे फेंका जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर्थर ने अपने सिर्फ एक ही पंच से उस किले को तोड़ दिया था, जो देख के आर्थर भी थोड़ा सरप्राइज था। और फिर आर्थर वहाँ से भागते हुए कहता है कि इस डिफेंस फोर्स को इतना जल्दी नहीं टूटना चाहिए था, और फिर कहता है कि चलो जो हुआ अच्छे हुआ, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, और बहुत स्पीड से वहाँ से भागने लगता है उस फोर्ट्रेस को तोड़ने के बाद। हमें फिर दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ वो टूटे हुए किले के पास अभी भी वो मॉन्स्टर्स जिंदा है और दूर से ही ग्रेट यूनियन एकेडमी के बैकअप उन मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं। ये वही इंस्ट्रक्टर्स है जो उन बच्चों ने बुलाया था जब उन लोगों के पहले इंस्ट्रक्टर्स मारे गए थे आर्थर के हाथों से। उनमें से एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये डिफेंस फोर्ट्रेस तो पहले ही तोड़ दिया गया है, और दूसरा बंदा कहता है कि क्या ये उस लेवल 19 के प्लेयर ने किया होगा। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्थर ने इस डिफेंस किले को इतना जल्दी कैसे तोड़ दिया, उसने तो एक भी स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा भी नहीं। उनमें से एक आदमी कहता है कि जरूर उसके पास कोई अलग टाइप का आइटम होगा जिससे कि वो ऐसा कर पाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी लोगों का सिस्टम उन्हें बताता है कि एमेंटियम डंजन को क्लियर कर लिया गया है, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें उन रीइंफोर्समेंट टीम को दिखाई जाती है। ये वही बैकअप टीम है जिन्हें उन बच्चों ने बुलाया था जब उनका पहला इंस्ट्रक्टर मारा गया था आर्थर के हाथों से। वो लोग बहुत शॉक थे कि आखिर सिर्फ एक आदमी इतनी बड़े डंजन को आसानी से कैसे क्लियर कर सकता है। हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है जिसपे कि स्केलेटन आर्मी हमला कर रही थी, लेकिन उसे उन स्केलेटन आर्मी के हमलों से कुछ नहीं हो रहा था। आर्थर अपने मन में कहता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स क्यों हैं? अगर मैं असलियत का लेवल 19 का प्लेयर होता, मुझे बहुत मुश्किल होती ये डंजन पार करने में। हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसके अंदर एक रूबी जैसा स्टोन रखा हुआ है। आर्थर उसे देख के कहता है तो यही है आखिरी स्टेज इस डंजन का, और फिर बहुत स्पीड में उस क्रिस्टल की तरफ छलांग लगा देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये फाइनल स्टेज कहलाने लायक है कि नहीं। और अपने मुट्ठी में पावर कसते हुए कहता है तुम बस एक हिट में मत टूट जाना। और फिर जब आर्थर उस क्रिस्टल पर हमला करता है तो उस क्रिस्टल का प्रोटेक्टिव लेयर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है आर्थर के सिर्फ एक हमले से। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि फाइनल स्टेज का शील्ड को तोड़ दिया गया है। आर्थर उस शील्ड से कहता है कि किस टाइप का ये शील्ड था, सिर्फ एक ही हमले में टूट गया। और फिर आर्थर उस स्टोन की तरफ भाग जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा, और भी इंस्ट्रक्टर्स जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन से एक बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, और आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि एमेंटियम डंजन को क्लियर कर लिया गया है और तुम्हें स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे इनाम के तौर पे एमेंटियम डंजन को क्लियर करने के लिए। आर्थर उस गुफा से निकलते हुए कहता है कि ये लो लेवल डंजन बहुत ही लो लेवल का था, मुझे तो इसे क्लियर करने के लिए जरा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ही ट्राई में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। और फिर आर्थर अपने स्टेप अप पॉइंट्स को यूज करता है जो कि उसे अभी अभी उस डंजन क्लियर करने के बाद में मिला था। आर्थर अपने सारे स्टेप अप पॉइंट्स अपने लेवल पर लगा देता है जिससे कि वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है। आर्थर बहुत खुश होते हुए कहता है कि मैं अब फील्ड ऑफ डार्कनेस में जा सकता हूँ। आर्थर फिर थोड़ा रुक के सोचता है कि मैंने सोचा था कि वो इंस्ट्रक्टर मेरे पीछे आएंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? क्या वो लोग डंजन के बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे? और फिर कहता है अच्छा होगा कि वहाँ कम लोग हो, नहीं तो मैं एक साथ उन लोगों से नहीं लड़ सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों से एक बार में लड़ सकता हूँ, और जरूर उन लोगों का लेवल 50 से 100 के बीच में होगा। हमें फिर डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर आर्थर का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि आर्थर ने सोचा था। ये देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि उसकी उम्मीद से यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। और अचानक से उनमें से एक लड़की चिल्ला के कहती है कि मेरे दुश्मनों के लीडर, मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुनो। ये सुन के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है। वो कहता है एनिमीज, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे बगल में कोई है भी नहीं। और अपने चमचे से पूछता है क्या तुमने अपना स्टेल्थ मोड ऑफ कर दिया है? जिस पे उसका चमचा कहता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब हमारी तुमसे लड़ाई होगी तो तुम्हारे फोर्सेस में हम लोग के स्टूडेंट्स पे हमला कर देगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बीच में कोई मीनिंगलेस
नीडलेस बैटल ना हो, इसलिए हम तुम्हें इस बार जाने दे रहे। ये सुन के आर्थर थोड़ा चौकन्ना हो जाता है कि ये लोग उससे लड़ने के बजाय उसे जाने क्यों दे रहे हैं। और फिर आर्थर अपने मन में सोचता है, लेकिन चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मैं अभी फिर से इन लोगों से लड़ता हूँ तो यहाँ पर पावरलेस स्टूडेंट फिर से मारे जाएंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर से वो बंदा आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, तुम जरूर यहाँ बेमौत मरना नहीं चाहते होगे। और फिर आर्थर भी वहाँ से अपना कान खुजाते हुए निकल जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो मैं भी तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, मैंने पहले ही तुम लोगों से कह रखा हूँ कि अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आर्थर भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा अभी सबसे पहला प्रायोरिटी है, मुझे फील्ड ऑफ डार्कनेस में जाना है, ये लड़ाई मैं बाद में भी कर सकता हूँ। और फिर जब आर्थर वहाँ से चला जाता है तो फिर वो इंस्ट्रक्टर्स अपने सांस में सांस लेते हैं कि आखिरकार आर्थर वहाँ से बिना उन लोगों को चोट पहुंचाए निकल गया। इन लोगों को भी अब तक महसूस हो चुका था कि आर्थर उन लोगों के लीग से बाहर है और अगर ये लोग उससे लड़ते हैं तो इन्हीं लोग का सबसे ज्यादा अभी नुकसान होने वाला था। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर्स आपस में ही कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनका लीडर कहता है कि हमें भूलना नहीं है कि हमारे इंस्ट्रक्टर लूथर और कुछ इनोसेंट स्टूडेंट को उसने इस डंजन में मार दिया था घुसते के साथ ही। वो यहाँ बहुत शांति से घुसा और आसानी से इस डंजन को क्लियर कर लिया। हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई फोर्स उसके साथ जरूर थी जो कि उसे पीछे से मदद कर रहा है। और फिर कहता है कि उसे पता था कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिसे कि हमें बचाना है और हम लोग मजबूर है उसे इस बार जिंदा छोड़ने के लिए। और फिर वो लोग वापस डंजन के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाते हैं ताकि वो लोग ढूंढ सके कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जो उसे छुप के मदद कर रही थी। अगर हम लोग आर्थर पे हमला करते तो जरूर उसकी फोर्स हमारे स्टूडेंट्स पे हमला कर देती। और फिर उस इंस्ट्रक्टर्स के ग्रुप में से एक और बंदा उसके लीडर से कहता है कि आखिर वो कमीना था कौन, जिसपे कि उसका लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता, उसके डार्क मैजिक को देख के लगता है कि वो मैक्स क्योटिक है, लेकिन उसमें से एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रुफेंडाल है। तो उसका बंदा कहता है तब तो रुफेंडाल लेवल 50 का होगा। उसका लीडर उससे कहता है कि हो सकता है उसने कोई चीट यूज किया होगा ताकि वो अपने लेवल को कम दिखा सके। हमें फिर रुफेंडाल का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी ही मर जाओ इससे पहले कि वो मैक्स क्योटिक वाला बंदा आके तुम्हें मार दे, और मैं उस मैक्स क्योटिक बंदे को एक दिन जरूर मारूंगा। हमें दिखाया जाता है कि रुफेंडाल के शरीर से कुछ रेड कलर की मैजिक निकल रही होती है, जैसे कि पर्पल कलर का मैजिक आर्थर के शरीर से निकलता है। और फिर हमें रुफेंडाल का शकल दिखाया जाता है जो कि बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग मर जाओगे तो लॉग आउट कर जाना गेम से। हमें बताया जाता है कि रुफेंडाल भी मैक्स क्योटिक स्टेट में है। रुफेंडाल कहता है कि तुम लोग जो आइटम ड्रॉप करोगे मैं उसे बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करूंगा। रुफेंडाल हंसते हुए कहता है कि आइटम्स फार्मिंग करना कितने फायदेमंद है। और फिर रुफेंडाल कहता है कि क्या वो बंदा मेरे पीछे है, मैंने बहुत लोगों से अफवाहें सुनी है कि उस बंदे को बहुत जगह देखा गया है इन दिनों, क्या वो मेरे पीछे है। यहाँ पे रुफेंडाल आर्थर की बात कर रहा होता है और कहता है कि किस टाइप का मैक्स क्योटिक वाला बंदा है ये जो कि मेरा नाम चोरी करना चाहता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने अमेंटियम डंजन में एक इंस्ट्रक्टर को भी पेल दिया है कुछ दिन पहले ही। अगर मैंने एक भी गलती की तो मुझे ग्रेट यूनियन से बाहर निकाल दिया जाएगा और ग्रेट यूनियन से गद्दारी करना मतलब कि मुझे मौत की सजा दी जाएगी। और फिर रुफेंडाल को एक आइडिया आता है क्यों ना उसे पहले ही मार दे, इससे पहले कि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर उसे पकड़ के ग्रेट यूनियन को सौंप दे। हमें फिर स्काई डेविल विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर भी मौजूद होता है और वो अपने चमचों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। वो अपने चमचों के साथ कहता है कि इस बार हम लोग वो जगह जाएंगे जहाँ पर मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और अपने चमचों से पूछता है कि तुम लोग में से कोई ऐसा है जो लॉन्ग रेंज मैजिक यूज कर सकता है। ये सुनते ही उसके चमचे थोड़ा सा के लिए शांत हो जाते हैं। और फिर लुक्सो कहता है कि अगर आपको लॉन्ग रेंज मैजिक यूजर चाहिए तो जरूर ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। और फिर वो बंदा खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के कहता है कि मैं हूँ वो लॉन्ग रेंज मैजिक यूजर मास्टर, जिसपे आर्थर उसे कहता है चलो ठीक है। और फिर वो बंदा अपने मन में एक्साइटेड होते हुए कहता है तो इस बार आपके साथ मैं जाऊंगा, तो चलिए अभी चलते हैं मेरे लॉर्ड। फिर आर्थर को याद आता है कि लूना का बर्थडे बहुत नजदीक आ रहा है और अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इस बार भाई होने का फर्ज निभाना चाहिए, और अपने मन में कहता है कि इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट खरीद सकूं और बाद में उसके लिए एक अपार्टमेंट भी खरीदूंगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर फील्ड ऑफ डार्कनेस में पहुंच चुका है जहाँ पे पहले ही से बहुत सारे
सारे लोग आए हुए थे। आर्थर का सिस्टम फिर आर्थर को बताता है कि कुछ ही समय में मॉन्स्टर रिस्पॉन होने लगेंगे। आर्थर कहता है तो चलो ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आर्थर अपने चमचे से कहता है जेटा क्या तुम तैयार हो। आर्थर के इस वाले चमचे का नाम जेटा होता है। वो जेटा कहता है हाँ मेरे मालिक, और बहुत क्रीपी स्माइल में हंसते हुए कहता है कि मैं आपके हर कमांड्स को मानूंगा और मैं आपके सारे दुश्मनों की हड्डी को तोड़ के उनके चमड़ी को उनसे अलग कर दूंगा। हमें फिर बताया जाता है कि जेटा आर्थर के एल्डर्स में से 6th पोजीशन होल्ड करता है। जेटा फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है उन सारे कचरों को मैं जला के राख कर दूंगा, जो भी मेरे मास्टर के रास्तों में आएगा मैं उनके हड्डियों को चूरा बना दूंगा। यह सुन के आर्थर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये इतना डरावना क्यों है। और फिर आर्थर उसे अपना प्लान बताता है जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता है। हमें फिर दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर हम लोग के रास्ते पे कोई प्लेयर्स भी आया तो हम लोग उसे भी खत्म कर देंगे। और फिर तभी उन दोनों का ध्यान आर्थर पर जाता है और वो लोग कहते हैं कि क्या वो मैक्स क्योटिक है, और दूसरा आदमी कहता है देखने से तो यही लग रहा है। हमें फिर कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो समय आ गया है कुछ फेम कमाने का, और उसकी पार्टनर कहती है कि बहुत अच्छा आइडिया है। और वो दोनों आर्थर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे पहले हाई लेवल्स के प्लेयर आए बैकअप की तौर पे हम लोग इसे अभी ही खत्म कर देते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है कि फील्ड ऑफ डार्कनेस में जितने भी टीम आए थे वो लोग अब आर्थर को निशाना बना लेते हैं, क्योंकि आर्थर यहाँ पर मैक्स क्योटिक स्टेट में था और जो भी उसे मारेगा उसे बहुत सारा फेम मिलेगा। इसलिए सभी लोग अब आर्थर को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। आर्थर फिर अपने चमचे से कहता है कि जेटा तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है, कि तुमने कहा था कि तुम लॉन्ग रेंज मैजिक यूज कर सकते हो, तो चलो अब समय आ गया है, तुम मुझे कुछ अपना नमूना दिखाओ। जेटा फिर आर्थर के आगे आके बहुत क्रीपी स्माइल देता है और अपने शरीर से वो भी ब्लैक मैजिक रिलीज करने लगता है और आर्थर से कहता है जैसा आप कहे मालिक, मैं सबको मार दूंगा जो आपके सामने आएगा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और फिर जेटा हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करता है जिससे कि आसमान में एक पर्पल कलर का मैजिक क्रिएट होने लगता है और जेटा फिर कहता है कि बाहर आओ। जेटा उस मैजिक क्लाउड से किसी को बाहर ला रहा होता है और कहता है डिसेंट ऑफ गॉड इविल। हमें दिखाया जाता है कि उस मैजिक क्लाउड से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि देखने में बहुत खतरनाक था। वो मॉन्स्टर बाहर आते ही जेटा उसे कहता है कि यहाँ पे सभी लोगों को खत्म कर दो, जो भी मेरे मास्टर के सामने खड़ा होगा उसे मार दो। इतना सुनते ही वो मॉन्स्टर सबको मारने लगता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर मौत का मंजर ला देता है। वो सभी को चुन चुन के बुरी तरह से मार रहा होता है, जो देख के बाकी सारे टीम मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं कि वो लोग को पता नहीं था कि आर्थर इतना ताकतवर है। वो लोग अपना जान बचा के सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन जेटा एक जगह खड़ा होके हंस रहा होता है और कहता है सभी लोग मर जाओ। आर्थर भी जेटा का तारीफ करता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और वो भी अपना स्किल यूज करने लगता है दूसरे लोगों पे। और फिर आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे मर्डर का मार्क और गहरा हो चुका है, और उसे कहता है तुमने फिर से नीच हरकत की है और तुम्हारा दहशत पूरी कंट्री में फैल रहा है। हमें फिर दिखाया जाता है आर्थर को जिसके कि चारों तरफ से ब्लैक मैजिक बह रहा होता है। हमें बस इतना ही देख के पता चल रहा है कि आर्थर इस पॉइंट में कितना ताकतवर है। और फिर चैप्टर की एंडिंग में आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि उसे अब एक नया टाइटल दिया गया है, सेंट ऑफ मर्डरर। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक मैक्स क्योटिक प्लेयर खूनी तब कहलाता है जब वो अंधाधुन कत्लेआम शुरू कर देता है तब, और जब एक मैक्स क्योटिक प्लेयर एक हीरो टाइटल वाले बंदे से लड़ता है तब दोनों के ही अटैक और डिफेंस कमजोर हो जाते हैं और उन दोनों के स्किल्स भी कम हो जाते हैं। और अगर इस फाइट में दोनों में से कोई एक भी मारा गया तो वो 240 घंटा बाद ही रीस्पॉन हो पाएगा गेम में, और उसका सारा आइटम्स जो भी अभी तक उसने कलेक्ट किया वो 100% गायब हो जाएगा। हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने से कह रहा होता है कि अभी के लिए वो स्काई डेविल्स का हेड है, तो उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्या वो सही कर रहा है कि नहीं। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि उसका चारिस्मा बढ़ चुका है और उसका चमचा का लॉयल्टी भी स्काई डेविल्स के प्रति बढ़ चुका है। हमें फिर दिखाया जाता है कि एक बंदा आर्थर के चमचे की तरफ उसे गाली देते हुए उसको मारने के लिए आता है अपनी पूरी ताकत से, लेकिन आर्थर का बंदा बिना एफर्ट किए उसे भी बीच से काट देता है। आर्थर ये सब देख के कहता है कि हम लोग को बाद में ये जगह को साफ करना होगा। आर्थर और उसके बंदे ने जितने भी लोगों को अभी निपटाया था उनमें से कुछ मरते मरते रीइंफोर्समेंट को
को बुला देते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि होली अलायंस का चीफ मेरा दोस्त है और वो तुम दोनों को देख लेगा। वो आदमी मरते मरते भी आर्थर को धमका के गया होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि केओस बुल को स्पॉन कर दिया गया है। आर्थर अपने चमचे से पूछता है कि जेटा क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। जेटा बहुत एक्साइटमेंट में कहता है कि मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर आर्थर भी कहता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है और फिर जेटा को उन सबको खत्म करने का ऑर्डर देके खुद भी उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। आर्थर फिर अपने पंच में ताकत भरता है और कहता है कि तुम भी बस एक शॉट में मत मर जाना और अपनी पूरी ताकत से एक बुल के सर पे मारता है और उसे भी सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर देता है। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि तुमने एक केओस बुल को मार गिराया और तुम्हें 18,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। आर्थर फिर थोड़ा हैरान होकर कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये भी सिर्फ एक ही शॉट में ढेर हो गया। आर्थर फिर सोचता है कि चलो अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ऊपर से जेटा जो मॉन्स्टर्स को मार रहा है उससे कुछ आइटम्स उसे मिल रहे हैं और मैं इन मॉन्स्टर्स को मार के थोड़ा गोल्ड कमा लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जेटा और आर्थर दोनों मिलके अपनी पूरी ताकत से केओस बुल को निपटाने लगते हैं। दो हंटर जो छुप के आर्थर और जेटा को दूर से ही देख रहे होते हैं, ये लोग आर्थर और जेटा का तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग बहुत ताकतवर है, कोई नॉर्मल एवरेज हंटर से। उनमें से दूसरा बंदा कहता है तुम्हारा एवरेज कहने का क्या मतलब है, और आर्थर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि वो बंदा जिसके पास तलवार नहीं है ये जरूर क्लोज रेंज कॉम्बैट जादूगर है और इसका डैमेज देख के लगता है कि इसके पास जरूर बहुत खतरनाक अटैक स्किल है। फिर उसका आदमी उससे कहता है कि जब हम लोगों ने ग्रुप बना के उस पर हमला किया था तो वो अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। तो दूसरा बंदा उसको रिप्लाई देता है कि जरूर वो 50 लेवल से ऊपर होगा। हमें फिर जेटा को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और वो अपने आसपास पर्पल एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। वो कहता है चिल्ला के कि मेरे लॉर्ड के फ्यूचर के लिए जय, और अपने तलवार से बहुत खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक उन बुल्स पे मारता है। ये इतना खतरनाक हमला था कि आर्थर भी इसको देख के कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि उसने लेवल अप कर लिया है। आर्थर फिर जेटा को ऑर्डर देता है कि जब तक तुम्हारा स्किल कूल डाउन हो रहा है तब तक तुम सारे ब्लू स्टोन्स को कलेक्ट कर लो, और जेटा भी खुशी खुशी अपने लॉर्ड का बात मान लेता है। फिर आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि उसने 7 ब्लू स्टोन्स कलेक्ट किए हैं। आर्थर फिर कहता है कि हम लोग कोई भी दूसरे हंटर्स से बहुत स्पीड में लेवल अप कर रहे हैं, इतना तो कोई दूसरा हंटर इमेजिन भी नहीं कर सकता। तभी आर्थर के पीछे कोई स्पॉन होने लगता है जो कि आर्थर को भी महसूस हो जाता है। आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ बॉस मॉन्स्टर स्पॉन हुआ है। आर्थर फिर कहता है कि इस लेवल से तो हम लोग तो बहुत आसानी से लेवल अप हो जाएंगे, और फिर एक बॉस मॉन्स्टर भी तो यहाँ आ गया है। वो दो हंटर जो छुप के आर्थर को देख रहे होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक केओस बुल किंग स्पॉन हो चुका है। हमें फिर वो केओस बुल किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और बहुत ताकतवर भी, और उस बुल किंग के पास भी एक छोटी सी आर्मी होती है। आर्थर उस बुल किंग को देख के कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी एक बॉस से लड़ने वाला हूँ, और जेटा को ऑर्डर देता है कि तुम छोटे मॉन्स्टर्स को निपटाओ, और कहता है कि ये केओस बुल किंग इन छोटे वाले मॉन्स्टर से बहुत स्ट्रांग होगा और ऊपर से ये एक फील्ड बॉस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे मारने पे हम लोग को कम से कम 20 ब्लू स्टोन्स तो मिलेंगे ही। अब आर्थर भी तैयार हो जाता है उस बॉस किंग से लड़ने के लिए और कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम बस एक पंच में मत मर जाना और बाकी बचा डैमेज मैं जेटा को देने दूंगा। आर्थर का यहाँ ये प्लान है कि आर्थर बॉस किंग का मैक्सिमम हेल्थ खत्म कर देगा और जेटा आखिरी ब्लो मारेगा ताकि बॉस किंग अपना रिवॉर्ड गिरा सके। लेकिन तभी जेटा आर्थर को रोकता है, जिस पे आर्थर उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में जेटा उसे बताता है कि वो ग्रेट पावर के लोग यहाँ आ चुके हैं। आर्थर ये सुन के थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो अभी थोड़े ही देर में उस बॉस किंग को निपटाने वाला था और उसे कम से कम 20 ब्लू स्टोन तो मिल ही जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग आर्थर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्थर उन लोगों को देख के जेटा को वहाँ से वापस चलने को कहता है और मन ही मन वो रो भी रहा होता है क्योंकि उसके हाथ से इतना बड़ा रिवॉर्ड निकल चुका है। आर्थर फिर रोते हुए जेटा से कहता है कि मैं यहाँ बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ताकत नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही स्काई डेविल को इस कॉन्टिनेंट में फिर से खड़ा करूंगा। और जेटा ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और आर्थर का तारीफ करने लगता है और फिर ये दोनों ही फील्ड ऑफ डार्कनेस से भाग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आज आर्थर ने अपने 2 लेवल बढ़ाए हैं और 11 ब्लू स्टोन्स कलेक्ट किए हैं। हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ कर रहा होता है। आर्थर अपने मन में कहता है कि मुझे पक्का पता है कि हाल ही में कोई भी न्यू
मॉन्स्टर्स निकलने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और फिर अपने मन में सोचता है कि वो केओस बुल किंग उस दिन वो मॉन्स्टर क्यों स्पॉन हुआ, क्या ये उसका -99 लक के कारण हो रहा है। आर्थर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उसके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेकिन फिर भी अगर वो ब्लैक केओस बुल किंग को मैं एक भी हाथ मार देता तो मुझे बहुत सारा ब्लू स्टोन्स मिलता। ये सोच के आर्थर उदास हो रहा होता है और तभी उसका ध्यान उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है जहाँ पर किसी ने पूछा था कि क्या यह सही है कि अचानक से हंटिंग ग्राउंड का डिफिकल्टी बढ़ चुका है और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। उस बंदे ने वहाँ और लिखा था कि वो आज एमेंटियम डंजन गया था, लेकिन वहाँ का डिफिकल्टी बहुत हाई था। वहाँ ब्लैक स्कल सोल्जर्स कहीं से भी निकल जाते थे और लेवल 19 के बंदे भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए। और फिर एक और बंदा कहता है कि उसे भी जायंट बियर टेरिटरी में कुछ जायंट बियर मिले थे जिन्हें की हराना बहुत डिफिकल्ट था, और वो भी पूछता है कि आखिर इन जगहों में हुआ क्या है। ये सब पढ़ के आर्थर थोड़ा देर के लिए सहम जाता है, क्योंकि ये सब जगह वही जगह है जहाँ पर आर्थर हाल ही में गया था। और आर्थर मन में कहता है कि क्या ये सब उसी के कारण हो रहा है। और फिर तभी वहाँ एक और बंदा आके एक और मैसेज करता है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो नई ब्लैक मॉन्स्टर को देखा जो कि डार्क डिजर्ट में स्पॉन हुआ है। और ये सुनते ही आर्थर को पूरा पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब आर्थर के ही कारण हो रहा होता है। वो बंदा उस चैट में लिखता है कि एक मैक्स क्योटिक प्लेयर वहाँ आया था जो कि सारे केओस बुल को खत्म कर दिया, लेकिन वो ब्लैक केओस बुल किंग को देखते के साथ ही भाग गया वहाँ से। और फिर उस एरिया में हाई लेवल के प्लेयर्स आए जो कि उस मैक्स क्योटिक प्लेयर को पकड़ने आए थे, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो पहले से वहाँ से भाग चुका था, जिससे कि उन लोगों को ब्लैक केओस बुल को निपटाना पड़ा, जिससे कि उन लोगों को 3 ब्लू स्टोन बंडल्स मिले और एक बंडल में 30 ब्लू स्टोन्स होते हैं। यह सुनते ही आर्थर की चीख निकल जाती है कि उसने इतना बड़ा रिवॉर्ड अपने हाथों से जाने दिया। आर्थर अपना सर पकड़ के अपने बेड पे छटपटाने लगता है और अपने लक को गाली देने लगता है, क्योंकि उसने अपने लक के कारण 90 ब्लू स्टोन्स और लगभग 450 मिलियन वॉन गवा दिए हैं। वो 450 मिलियन वॉन उसके सामने ही थे, लेकिन वो उसे ले नहीं पाया। आर्थर फिर अपना कैलकुलेशन करने लगता है कि आज उसने टोटल कितने कमाए और कितना उससे खर्च हो गया। तो आज उसे हंटिंग करने से 11 ब्लू स्टोन्स और 5.5 मिलियन गोल्ड मिले, और इससे वो स्काई डेविल विलेज का 3 दिन का खाना खरीद पाया है 36 मिलियन गोल्ड के कॉस्ट पे। ऊपर से उस पे मनी एक्सचेंज फी, टैक्सेस और दूसरे खर्च हटा के उसके पास सिर्फ 15 मिलियन वॉन ही बचते हैं। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आर्थर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि आर्थर के पास अब इतने पैसे नहीं बचे ताकि वो अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके उसके बर्थडे के लिए। आर्थर फिर अपने मन में कहता है कि उसके पास जो ताकत है उससे वो कम से कम एक घर और एक गाड़ी तो खरीद ही सकता है। आर्थर फिर कंटिन्यू करता है कि उसका एक्चुअल लेवल बहुत कम है, इसलिए वो बहुत सारे एरियाज में नहीं जा सकता, और ऊपर से वो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स भी यूज नहीं कर सकता। उस पे अभी बहुत सारे पेनल्टीज लगे हुए हैं। आर्थर फिर अपना हिम्मत रखता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे पागलों की तरह अपना लेवल बढ़ाना होगा। हमें फिर एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने उसका एक एम्प्लॉय खड़ा था सर झुका के। वो एम्प्लॉय अपने बॉस को उस डिफिकल्टी इंक्रीज होने वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। उसका बॉस उससे पूछता है क्या वो ब्लैक केओस बुल के बारे में है। वो एम्प्लॉय फिर कंटिन्यू करता है कि आप सही कह रहे हैं, उस जगह के मॉन्स्टर्स का अचानक से ताकत बहुत इंक्रीज हो गई है कुछ अननोन रीजन के कारण। वो बॉस न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहता है तो ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है, और फिर अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग अपने हंटिंग को जारी रखो जो तुम लोग अभी तक कर रहे थे, और मैं हंटर्स की संख्या को और बढ़ा दूंगा। हमें फिर उस बॉस का शकल दिखाया जाता है जो उस न्यूज़पेपर को फेंक के कहता है कि अभी हम लोग के पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं। हमें फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि ENC यूनियन का डायरेक्टर है और इसका नाम जुंग वुक यूंग है। वो एम्प्लॉय जुंग से कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया, और जुंग उसे रोकते हुए कहता है एक बात और, वो जो मैक्स क्योटिक प्लेयर है जो कि आज उस डिजर्ट में खुला घूम रहा था, ये वही बंदा है जो हमारे अलाइज से बहुत दिनों से पंगा कर रहा है। और अपने एम्प्लॉय से कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या वो सही में रूफेंडाल है। हमें उसे बताना होगा कि हम लोग से जो भिड़ता है हम लोग उसे छोड़ते नहीं है। हमें फिर 3 सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर का सिस्टम उसे बताता है कि आर्थर का लेवल अप हो चुका है। हमें फिर उसका लेवल दिखाया जाता है जो कि अभी लेवल 29 में होता
होता है। फिर आर्थर का चमचा लुक्सो आके वहाँ आर्थर से कहता है कि मैं आपके लिए बहुत चिंता में हूँ, क्योंकि आप लगातार 3 सप्ताह से लेवल अप हो रहे हैं, जिससे कि आप बहुत थक गए होंगे। आर्थर लुक्सो को शुक्रिया कहता है और कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हमें आर्थर को दिखाया जाता है कि लगातार 3 सप्ताह से अपना लेवल अप करने का कोशिश कर रहा है। वो आराम नहीं कर सकता, उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है। इन 3 सप्ताह में आर्थर का थोड़ा अपीयरेंस भी चेंज हो चुका है। ये चेंजेस टेम्पररी है, बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। आर्थर फिर जोश में आके कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शरीर में अभी कितने सारे रुकावट है, मैं रुक नहीं सकता। मैं तुम लोगों को इस दुनिया की खूबसूरती को दिखा के रहूंगा। मैं तुम लोगों को एक ऐसा दिन दिखाऊंगा जहाँ पर सारी दुनिया स्काई डेविल के सामने झुकेगी, और इसके लिए मैं 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं ले सकता, चाहे रात हो या दिन। मैं बस आगे बढ़ूंगा और तुम इसके लिए चिंता मत करो और मेरा सपोर्ट दो। आर्थर ये सब बात लुक्सो को बहुत ही मोटिवेशनल वे में सुना रहा होता है, जिससे लुक्सो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उसके आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो फिर से आर्थर का जय जयकार करने लगता है। लुक्सो फिर अपना सर जमीन में पटकने लगता है और कहता है कि मैं अपने शरीर को खत्म कर लूंगा मरते दम तक, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। हमें फिर इसका मन का बात बताया जाता है जो कि इसका मेन गोल होता है। इसका मेन गोल एक बिल्डिंग ओनर होना होता है अपना रियल लाइफ में। ये अपने चमचों को इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाएगा ताकि ये अपना जिंदगी ऐसे आराम में काट सके अपना रियल लाइफ में। आर्थर इन लोगों को अपना गाड़ी बंगला घर खरीदने के लिए यूज करेगा और यही आर्थर का मेन प्लान है। इसलिए आर्थर इतना देर से लुक्सो को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, जिस पर कि लुक्सो भी बहुत आसानी से मान जाता है। आर्थर को फिर एक डायरेक्ट मैसेज आता है जो देख के आर्थर कहता है कि क्या ये लूना का हो सकता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैसेज लूना का ही होता है। लूना आर्थर से कहती है कि क्या आपने वो देखा कि मुझे एक क्वेस्ट मिला है, और आजकल इस टाइप के क्वेस्ट पूरी दुनिया भर के लोगों को मिल रही है। आर्थर ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। हमें फिर चैप्टर के आखिर में उस क्वेस्ट का नाम रिवील किया जाता है और वो क्वेस्ट का नाम द 7th कॉन्स्टेलेशन होता है। तो यहाँ हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपना क्वेस्ट विंडो को देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को एक नया क्वेस्ट मिला है और इस क्वेस्ट का नाम है बिकम द 7th कॉन्स्टेलेशन। और इस क्वेस्ट में आर्थर को कुछ इविल लोगों के ग्रुप को हराना है जो कि पीस ऑफ कॉन्टिनेंट को गार्ड करते हैं और उन्हें कॉन्स्टेलेशन बनने पे मजबूर करना है, और उन 7 कॉन्स्टेलेशन को एब्सोल्यूट इविल से लड़ना होगा जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को निगलने वाला है। और उस एब्सोल्यूट इविल को हराने के लिए जो कि इस कॉन्टिनेंट में कहीं छुप के हर रोज अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जल्दी से द 7 कॉन्स्टेलेशन को बनाना होगा। फिर आर्थर इस क्वेस्ट को देखने के बाद कहता है इविल लोगों का ग्रुप एब्सोल्यूट इविल, ये क्या है? ये सुनने में सही नहीं लग रहा, क्या यहाँ मेरी बात हो रही है? हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर और लूना दोनों ही इस क्वेस्ट के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, जहाँ पर एक बंदा लिखता है कि कोई चूतिया ही होगा जो 7th कॉन्स्टेलेशन क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें दिखाया जाता है कि इस क्वेस्ट के लिए लोग आपस में ही लड़ रहे थे, और ये सब देख के लूना कहती है यहाँ पर तो पूरा भसर मच रहा है। और फिर आर्थर कहता है मुझे पता है, लेकिन आखिर ये सब हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? एक बंदा लिखता है कि मैंने सुना कि वहाँ पे 7 हिडन क्लासेस होगा, तो आखिर वो सब किसको मिलेगा? जिसपे कि एक दूसरा बंदा लिखता है कि जहाँ तक मुझे पता है जो लोग एक ही एकेडमी में जाके दूसरे लोगों के साथ एक ही साथ लेवल 20 पे पहुंचते हैं उन लोगों को ये क्लास तो नहीं मिलने वाला। जो पढ़ के पहला वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और वो दूसरे वाले बंदे से कहता है कि यही मानसिकता से पता चलता है कि तुम आखिर इतने बड़े वाले लूजर क्यों हो। और फिर वो दूसरा वाला बंदा लिखता है कि मैं हंटिंग और फार्मिंग को अपने नंगे हाथों से करता हूँ, तो इससे पहले तुम अपना माइंडसेट को ठीक करो। फिर उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी आता है जो कहता है कि तुम लोग फिर से शुरू हो गए अपने पौराणिक इतिहास को लेके, अब बस भी करो नहीं तो मैं तुम लोगों को 3 सप्ताह के लिए निकाल दूंगा। फिर आर्थर ये सब देख के अपने मन में सोचता है कि मुझे आखिर पता ही नहीं है कि आखिर ये हिडन क्लास है क्या, और अगर ये क्वेस्ट ओलंपस के मेन स्टोरी से कनेक्टेड हुआ तब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जो स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगा वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर लूना आर्थर से पूछती है कि क्या तुम इस 7 कॉन्स्टेलेशन क्वेस्ट को चैलेंज करने वाले हो, जिसपे कि आर्थर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी एनपीसी नहीं है जो कि मुझे ऐसा क्वेस्ट दे सकता है, और ऊपर से मैं मैक्स क्योटिक हूँ। और फिर लूना से पूछता है तो क्या तुम इसे ट्राई करने वाली हो क्या, जिसपे कि लूना ब्लश करते हुए कहती है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले ही से यूनियन के काम में बहुत बिजी हूँ, और मुझे लगता है कि इस क्वेस्ट को सिर्फ रैंकर्स जिनके पास बहुत फ्री टाइम है या फिर फॉरेन प्लेयर्स ही ले सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि लूना
का ये बात को इग्नोर करके अपने मन में सोच रहा था कि हंटिंग ग्राउंड का डिफिकल्टी उसके कारण इंक्रीज हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि वो क्वेस्ट उसको और स्काई डेविल के लोगों को ही एब्सोल्यूट इविल मान रहा है और इसी चीज को वो स्टोरी से कनेक्ट करके आगे बढ़ा रहा है। और फिर वो कहता है तो अगर ऐसा हुआ तो वो 7 कॉन्स्टलेशन जिनके पास हिडन क्लास है वो मेरे से लड़ने के लिए कभी भी आ सकते हैं, जबकि मुझे एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जीना था। लेकिन अगर मैं इस पे कुछ भी नहीं करता हूँ तो जल्द ही मैं इसमें मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और फिर आर्थर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द और ताकतवर बनना होगा किसी भी हालत में। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ओलंपस गेम में लॉग इन हो जाता है और लॉग इन होते के साथ वो अपने चमचों से कहता है कि अब से मैं अकेले घूमूंगा, जो सुन के उसके चमचे भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और फिर लुक्सो कहता है मेरे आका आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है, प्लीज आप फिर से इस पे सोचिए। जिसपे कि आर्थर फिर उन्हें समझाता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे प्रति कितना लॉयल हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एरपिस एम्पायर को तुम लोगों की हरकतों का भनक हो गया है और इसलिए हमें इस समय बहुत ज्यादा सावधानी रखना होगा और इसी कारण से मैंने डिसाइड किया है कि इस बार मैं अकेले ही जाऊंगा। हमें फिर आर्थर के चमचों को दिखाया जाता है जो कि आर्थर के लिए बहुत इमोशनल हो रहे थे। फिर आर्थर अपने चमचों को स्काई डेविल के अड्डे पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उन्हें उस गाँव को गार्ड करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन अभी आर्थर अपने मन में सोच रहा था कि जबकि वो क्वेस्ट 7 कॉन्स्टलेशन अभी चल ही रहा है तब तक इन चमचों को मेरे साथ लाना और दुश्मनों को अट्रैक्ट करना होगा। और वो कहता है कि मेरे कीमती मूर्ख, हम लोगों ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। और फिर आर्थर कंटिन्यू करता है कि मुझे जल्द से जल्द और जानकारी इकट्ठा करना होगा मेरे बचे हुए चमचों के बारे में, जिससे कि मुझे और हेल्प मिलेगी। और शुक्र है कि एर्डा मुझे बहुत आसानी से ज्वाइन कर लिया और मुझे बस और 4 लोगों को अपने साइड लाना है। फिर आर्थर स्काई डेविल के अड्डे के बारे में सोचते हुए कहता है कि अभी के लिए तो वहाँ का फूड शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और अब उनके लिए कुछ रहने का जुगाड़ लगाना होगा, लेकिन अभी के लिए मैं उन पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको अभी ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। और हमें बताया जाता है कि उस गांव में अभी एक घर बनाने के लिए 300 मिलियन गोल्ड लगेगा। और आर्थर कहता है कि अभी के लिए बस उसके पास एक काम है और वो है पागलों की तरह लेवल अप होना और मुझे जल्द से जल्द लेवल 40 तक पहुंचना होगा और तब जाके मैं उस हेवन सैटरिंग घोस्ट आर्ट को यूज कर पाऊंगा और तभी जाके मैं उस मैप को कंप्लीट कर पाऊंगा जो कि मेरे मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा है। और इससे शायद मुझे कुछ और तरीके मिल जाए उन गांव वाले लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हमें फिर 3 बड़े बड़े भालू को दिखाया जाता है जिसके सामने हमारा आर्थर खड़ा है और वो अभी इनको देख के अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इनको मारने के बाद कोई भी ब्लू स्टोन नहीं मिलने वाला, लेकिन अभी के लिए मैं बस यही कर सकता हूँ और अभी के लिए मैं बस इन मॉन्स्टर्स को मारने का आनंद लूंगा और पागलों की तरह अपना लेवल को बढ़ाऊंगा ताकि मैं आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार हो सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भालू आर्थर के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा आर्थर बिना किसी मेहनत के उन तीनों भालू को एक साथ हैंडल कर लेता है और उसको 3 नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने एक ब्लैक जायंट बियर को हंट किया है। और फिर आर्थर कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को मार के अपना स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी आर्थर को एक नया स्किल मिला होता है जिसका की नाम होता है अनऑर्डिनरी पावरफुल फिस्ट। और ये देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या इस स्किल से मुझे शिकार करने में आसानी होगी। फिर हमें उस स्किल अनऑर्डिनरी पावरफुल फिस्ट के बारे में बताया जाता है। इसमें लिखा हुआ था कि अनऑर्डिनरी फिस्ट स्किल को यूज करने वाले यूजर के पास पावरफुल विल और डिजायर होना चाहिए और इतने पावरफुल विल और डिजायर से तुम अपने अपोनेंट को अनऑर्डिनरी डैमेज दे सकते हो और ये स्किल तुम्हारे डैमेज को 0 से 100% तक डिक्रीज कर सकता है, लेकिन इस स्किल को तुम सिर्फ नंगे हाथों से ही यूज कर सकते हो। हमें फिर दिखाया जाता है कि इस स्किल को पाने के बाद आर्थर पूरी तरह से खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने बात को कंटिन्यू करता है, आखिरकार मुझे कोई डैमेज डिक्रीजिंग वाला घटिया स्किल तो मिला कि अब मैं अपने आइटम्स को फार्म कर सकता हूँ, बस मुझे आखिरी हिट किसी और को मारने देना है। और कंटिन्यू करता है कि अगर मैं एक पेट खरीद लूं और वो आखिरी हिट उससे लगवाऊं तो मुझे आइटम मिल सकता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब आर्थर इस चीज का खुशी मना रहा था तब उसके पीछे कोई आता है, पर आर्थर उसे नोटिस नहीं करता और कहता है चलो ये बहुत अच्छी बात है, तो अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वही बंदा अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर आर्थर इस सिचुएशन को देख के कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में पहले भी पड़ चुका हूँ। फिर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी वजह से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और कहता है कि मुझे उन चीजों के लिए फंसाया जा रहा है जिनको कि मैंने कभी किया ही नहीं है और ऊपर से वो लोग मेरी बात सुन भी नहीं रहे। और फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं उन ग्रेट यूनियन के कम्युनों के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि यही रूफेंडाल है। फिर आर्थर उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, और आर्थर ये भी नोटिस करता है कि उससे अभी बहुत डेंस इविल एनर्जी निकल रही है और ये भी एक मैक्स क्योटिक प्लेयर है और साथ ही में इसके पास अच्छी इक्विपमेंट्स भी है। फिर रूफेंडाल आर्थर के इस सवाल से इरिटेट हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सही में नहीं जानते, तो क्या तुम एक इंसान की तरह सोच सकते हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिस पे आर्थर भी मजाक करते हुए कहता है
कि सच कहूँ तो तुम मुझे फनी एकदम नहीं लग रहे। जो सुन के रुफनडाल पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और फिर वो एक हल्की सी मुस्कान देके कहता है, देखो तो इस कमीने को। लेकिन फिर वो गुस्से में चिल्ला के कहता है, मैं वो रुफनडाल हूँ जिसका तुम बनने का एक्टिंग कर रहे हो, कमीने कुत्ते कहीं के, और मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ ताकि तुम्हें ग्रेट यूनियन को सौंप सकूं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर रुफनडाल कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अब मेरे सामने अपने घुटने पे आके अपनी जान के लिए भीख मांगने वाले हो, लेकिन तुमने जो किया है उसका भरपाई तो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है? फिर रुफनडाल कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अगर तुम सरेंडर कर लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ हिट्स मारूंगा, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और ऊपर से तुम्हें ग्रेट यूनियन भी छोड़ देंगे अगर तुम उनके सामने भीख मांगोगे तो। तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है और ग्रेट यूनियन के कमीनों के सामने जाके माफी मांगनी होगी और उनसे वादा करना होगा कि तुम अब से उनके लोगों को कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आर्थर पूरी कंफ्यूजन में रुफनडाल की बात सुने ही जा रहा था और फिर अचानक से आर्थर कहता है, नहीं, क्या हम लोग अभी फाइट कर सकते हैं? जिसपे रुफनडाल अपना एक मैजिक स्पेल यूज करते हुए कहता है, क्या ये चूतिया पागल हो गया है क्या? पर मैं तुम्हारे प्रति ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता था क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह एक मैक्स क्योटिक हो, पर अब ऐसा नहीं लगता। और फिर रुफनडाल अपना एक खतरनाक सा मैजिक स्पेल आर्थर पे दे मारता है और कहता है कि सिर्फ इस अटैक से मर मत जाना क्योंकि मैं तुम्हें बुरी तरह से तड़पाने वाला हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को रुफनडाल के इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता है सिवाय बस 3% हेल्थ कम होने के बजाय। और फिर आर्थर कहता है कि रुफनडाल का मेन स्किल डेथ नेल है। फिर आर्थर अपने मुट्ठी में पावर भरते हुए अपने अनऑर्डिनरी पावरफुल फिस्ट वाले स्किल को यूज करता है जिससे कि उसका 90% डैमेज डिक्रीज हो गया था। और ये देख के रुफनडाल अपने मन में कहता है कि इसके पास भी एक स्पेशल स्किल है। तो इसका मतलब वो अफवाह सही है जिसमें कि इसने ग्रेट यूनियन के डायरेक्टर को सिर्फ एक ही हिट में खत्म कर दिया। और वो कंटिन्यू करता है कि अगर ये स्किल इतना पावरफुल है तो जरूर इस स्किल को कास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इस स्किल को यूज करने का कोई रिस्क भी जरूर होगा। फिर आर्थर रुफनडाल पर हमला कर देता है, लेकिन रुफनडाल अपना कोई दूसरा स्किल यूज करके आर्थर के हमले से बाल बाल बच जाता है, जो देख के आर्थर थोड़ा कंफ्यूज था। और हमें दिखाया जाता है कि रुफनडाल हवा में उड़ रहा था और ये देख के आर्थर कहता है कि क्या मैंने मिस कर दिया? फिर रुफनडाल कहता है कि तुम थोड़ा स्लो हो और हमें बताया जाता है कि रुफनडाल ने अभी अपना बैरियर ऑफ द लेपिडिया स्किल को एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन आर्थर के पिछले हमले से वो टूट गया है। हमें फिर आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने डैमेज को 90 से 50% डिक्रीज कर देता है और कहता है कि कितनी शर्म की बात है, मैं उस पे एक अच्छे से हिट भी लैंड नहीं कर पाया। और फिर वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं इस पे और जोर से हिट कर सकता हूँ। फिर रुफनडाल आर्थर को देख के अपने मन में कहता है कि जरूर इसका इस सिचुएशन को देख के दिमाग घूम गया होगा और ये कुछ टाइम निकालने की कोशिश कर रहा ताकि ये अपनी स्किल का कूल डाउन टाइम खत्म कर सके। और वो कंटिन्यू करता है कि नॉर्मली इस जैसी फाइट की सिचुएशन में अगर अपोनेंट के पास कोई दूसरा स्किल रेडी होता है तो वो तुरंत ही उसे यूज कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रुफनडाल आर्थर पे हमला कर देता है और कहता है कि अगर उस समय आर्थर का हिट मुझ पे लैंड हो जाता तो मेरी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन अब तुम डिफेंस पोजीशन में हो क्योंकि तुम्हारा स्किल कूल डाउन पीरियड में है। और ये कह के वो कहता है कि मैं तुम्हें क्लोज रेंज फाइट में ही हरा दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ने रुफनडाल के चेहरे पे एक जोरदार पंच जड़ दिया होता है जिससे उसका शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है और वो दूर जाके फेंकाता है। फिर हमें पता चलता है कि रुफनडाल ने अपने ऊपर ढेर सारे बैरियर स्किल को एक्टिवेट कर रखा था जो सिर्फ आर्थर के एक ही पंच में सारे के सारे टूट जाते हैं और आप इन सारे स्किल को अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर रुफनडाल किसी तरह से अपने आप को संभालता है और कहता है कि ये कमीना मेरे सोच से भी ज्यादा चालाक है। फिर रुफनडाल आर्थर को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका पहला हमला बस एक चाल था और दूसरा हमला इसका असली हमला था, पर मैं देख सकता हूँ कि ये खुश नहीं है, तो इसका मतलब साफ हो सकता है कि इसका प्लान वैसा नहीं गया जैसा कि इसने सोचा था और ये मुझे इसके आंखों को देख के साफ महसूस हो रहा है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं आई ऑफ माइंड स्किल को यूज कर पाता जो कि मैं लेवल 55 पे सीखने वाला हूँ तो मैं इसे आराम से हैंडल कर लेता। फिर रुफनडाल अपना एक और स्किल यूज करता है जिससे वहाँ एक खतरनाक ऑरा निकलने लगता है और उसके पीछे एक भयानक स्केलेटन मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बस एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। और वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हें ग्रेट यूनियन के पास भी ले जाना है, तो इससे मर मत जाना। और फिर हमें पता चलता है कि रुफनडाल ने अपना हार्ट अटैक स्किल को एक्टिवेट किया है और ये स्किल को देख के आर्थर भी कहता है कि मैंने सुना है कि इस कमीने रुफनडाल के पास एक फाइनल स्किल भी है, और क्या ये वही स्किल हार्ट अटैक है जो कि इसके पोस्चर को देख के ही मैं बता सकता हूँ। और फिर आर्थर भी कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, और ये कह के आर्थर भी अपना अनऑर्डिनरी पावरफुल फिस्ट स्किल को बंद कर लेता है और अपने नॉर्मल पोजीशन में आके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
रुफेंडाल फिर आर्थर पे हमला करते हुए चिल्ला के कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी स्किल बची नहीं है यूज करने के लिए, और वो दोनों ही एक दूसरे पे एक जोरदार हमला कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के हमले से वहाँ बहुत तेज शॉकवेव पैदा होता है और एक खतरनाक सा रोशनी भी। और हमारा ये वीडियो यही खत्म होता है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।